भव्यात्मा हो। लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में आचार्य शुभचंद्र महाराज और आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय अब पर्याप्ति की चर्चा करेंगे गाथा क्रमांक 134 से। तो पर्याप्ति क्या है? पर्याप्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले हमको इसको समझना है। कोई बता सकता है पर्याप्ति क्या है? गोमंतसार जीवकान की जो स्वाध्यायी है, पर्याप्ति किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी बोलना है। विजय ठोलिया दीदी बोलिए। जी प्रदान करती आहार वर्णा, भाषा वर्णा, मन वर्णा के परमाणुओं को दीदी आहार दीदी आपकी शरीर आवाज, इंद्रिय आदि रूप आपकी परिणामने की शक्ति। हाँ आपकी आवाज नहीं पहुंच रही दीदी हम जी तक। जी। हाँ अब आ रही, अब आ रही क्या? हाँ, अब आ रही। पहले से बेहतर है, बोलिए। हाँ सादर प्रणाम करती हूँ। आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना के परमाणुओं को आहार शरीर इंद्रिय आदि रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं और पर्याप्ति 6 होती है। बहुत जी सुंदर, भाई साहब। बहुत सुंदर परिभाषा आपने बता दी। ठीक है। अब दीदी एक मुझे बात बतानी है आप लोगों को कि पर्याप्ति मतलब इन्होंने अभी क्या बता दिया? शरीर रूप जो आहार वर्गना ले रहे हैं, आहार वर्गना तीन प्रकार की है। औदारिक वर्गना, वैक्रयिक वर्गना और आहारक शरीर के लिए लगने वाली आहारक वर्गना। तो ये तीन प्रकार की वर्गना में से जो जो शरीर के योग्य है वो वर्गना, एक प्रकार की वर्गना ली जाएगी जीव के द्वारा। अब ये वर्गना लेने का काम तो जीव कब तक करता है? उस भव के अंतिम समय तक करता है। आया ना? मतलब अब ये जी कहाँ से शुरू करता है और कब तक करता है? तो कब तक करता है? पूरा का पूरा भव पूर्ण होने तक कर रहा है। आप और हम अभी भी हम लोग आहार वर्गना को ले रहे हैं। औदारिक वर्गना जो औदारिक शरीर की योग है उसको हम लोग प्रति समय ले रहे हैं। तो वो जो आहार वर्गना लेकर के उसको शरीर रूप में परिणमन करना, तो वो शरीर रूप का परिणमन तो हम लोग अभी भी कर रहे हैं। आया ना? हड्डी बनाना, इंद्रिय बनाना, ये सारी चीजें तो अभी भी हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? क्या हम लोग अभी अपनी इंद्रियों की रचना कर रहे हैं क्या? क्या हम लोग अभी अपनी इंद्रियों की रचना कर रहे हैं क्या? सविता दीदी बताइए। वंदना भैया। जन्म के समय जो हम परमाणुओं को, पौद्गलिक परमाणु को ग्रहण करते हैं और जिससे शरीर बनता है, उसे हम पर्याप्ति कहते हैं। वो 6 प्रकार। पर्याप्त की चर्चा हो गई, उन्होंने बहुत सुंदर से व्याख्या बताई, परफेक्ट व्याख्या बताई उन्होंने। अब मुझे उस व्याख्या को समझना है। उन्होंने अच्छा। कहा कि आहार वर्गना जो ली है उससे शरीर बनाना है, उससे शरीर बनाना है। तो शरीर मतलब उसके साथ साथ क्या करना है? शरीर मतलब इंद्रिय बनाना है, भाषा बनाना है, मन को बनाना है। वो तो तो बन गया भैया, तो सब कुछ अच्छा वो बन गई, वो बन गई है, सविता दीदी कह रही है कि वो बन रही है। तो इसका बन मतलब गई। है क्या हम अभी इंद्रिय बना रहे हैं? ये मेरा घ्राणेन्द्रिय है। ये घ्राणेन्द्रिय में दो भाग होते हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। बन गई। तो द्रव्येंद्रिय की रचना कर लो। तो क्या हम इसकी रचना कर रहे हैं अभी? नहीं, हो नहीं चुकी कर। वो तो। अच्छा वो हो चुकी। पूर्णिमा दीदी आपको क्या कहना है? वंदना भैया जी। अरे कि जब पर्याप्ति अभी हम बन, लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? नहीं वो तो पहले से हो, अनेक उसको ग्रहण तो प्रति समय करते ही जा रहे हैं, लेकिन एक बार तो हो गई पूर्ण वो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आहार वर्गना अब तो हम लोग अभी भी ले रहे हैं, किंतु हमारे इंद्रियों की रचना, इंद्रियों के निर्माण का कार्य वो हो चुका है। आपको यही कहना है? हाँ वो चलिए। तो हो ही चुका है कितने ना। लोगों को ऐसा कहना है कि इंद्रियों की रचना हो चुकी? प्रमोद जी आपको क्या कहना है? नहीं, ऐसा है ना, ये तो अभी भी परमाणु सब जगह आ रहे हैं, हर बगल आ रही हैं, और इसे अभी भी जो है वो मतलब मेंटेन। आपको कहना है कि इंद्रियों की रचना अभी भी इस समय भी चल रही है। जी सही है। चलिए जी। हेमांगी दीदी आपको भी यही कहना है? हेमांगी दीदी अनम्यूट किया है। वंदना भैया, जब जब भी वो अर्गना ग्रहण करते हैं इंद्रिय की रचना कर रहा है वो। मतलब अभी आप ये दो हमें यहाँ पर उत्तर प्राप्त हुए कि एक, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो इंद्रियों की रचना हो चुकी, और कुछ कह रहे हैं कि इंद्रियों की रचना अब तक चल रही है, अभी भी चल रही है। तो हमारे पास दो प्रकार की उत्तर है। मेरे ख्याल से सब लोग मिलकर के दोनों में ही उत्तर में आएंगे, है ना? या तो पहले हमने कर चुके हैं, नहीं तो अभी हम कर रहे हैं।
ठीक है, ये दोनों को छोड़ करके जिसका उत्तर होगा वो हाथ ऊपर करे, बाकी सब हैंड रेस हटा दो। ये दोनों को छोड़ करके दो उत्तर क्या आए हैं? अभी भी हम अपने इंद्रियों की रचना कर रहे हैं, और कुछ कह रहे थे कि पहले इंद्रिय की रचना होकर के पूर्ण हो गया, अभी हम लोग रचना नहीं कर रहे, भले हम लोग आहार वर्गना ले रहे हैं किंतु हम लोग इंद्रियों की रचना नहीं कर रहे। इसको छोड़ करके तीसरा उत्तर किसी के पास है? हाँ रेखा दीदी, तीसरा उत्तर बताइए। इंद्रियों की रचना हो गई है, लेकिन वो उसको शक्ति देने का कार्य ये वर्गना कर रही है। उसको शक्ति देने का कार्य, मतलब पहले शक्ति नहीं थी? शक्ति थी, या लेकिन कम अभी थी? भी वो इंद्रिय चलाने के लिए वो ये वर्गना ले रहे हैं हम। तो आपको मैं एक पूछना चाहता हूं कि क्या बचपन में हमें सूंघने की शक्ति कम थी, अब सूंघने की शक्ति ज्यादा हो गई? आप शक्ति की चर्चा कर रही, इंद्रिय की चर्चा कर रही है, मैंने उदाहरण ले लिया घ्राण इंद्रिय का। बचपन में हम लोग जिस प्रकार से स्पर्श करते थे गर्मी जितनी लगती थी, अभी स्पर्श करने से गर्मी ज्यादा, मतलब वो हमारी बढ़ गई क्या, ताकत बढ़ गई इंद्रिय के विषय की? क्या आप ये कहना चाह रही हो? हाँ, अभी वही नहीं, वही हाँ कर तो हाँ, ना तो ना, जो भी आप लोग सोच रहे हो हाँ, जिस प्रकार से, देखो मुझे आपका चिंतन समझना है कि आप क्या सोच रहे हो। अभी आचार्य ने क्या पहले उत्तर दिया वो तो हम लोग देखेंगे फाइनली। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे हमको स्पर्श या सबकी ये ज्यादा महसूस होने लगती है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी अगर ऐसा कहेंगे दीदी, तो आंख आंख भी तो हमारी इंद्रिय है ना। हम लोग जितने प्रौढ़ावस्था में, तरुण अवस्था में, यौवन अवस्था में जिस तरीके से देखते थे, बिना चश्मे के देखते थे, वही जीव को आगे चल करके अब वार्धक्य में, वृद्धावस्था में तो चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो आंखों की क्षमता कम हो गई क्या बढ़ गई? नहीं, क्षमता 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 का कम मतलब ही हो शक्ति, क्षमता वो मतलब है, ही शक्ति। लेकिन हम तो वर्गना तो ले रहे हैं। वर्गना ले रहे, निश्चित ले रहे हैं, वर्गना ले रहे हैं। मेरा प्रश्न वही है कि हम वर्गना तो अभी भी ले रहे हैं, और कब तक लेंगे? हमारे इस भव के अंतिम हमारी सांस तक लेंगे, आयु पक्का नहीं लेंगे, होती तब तक। अंतिम समय तक लेंगे। तो फिर क्या हम अपने इंद्रियों की रचना कर चुके हैं या अभी भी कर रहे हैं? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हो चुकी है। आपने उसमें कहा कि भैया शक्ति कमती ज्यादा हो रही है, या तो आप डिसाइड करो कि बढ़ रही है कि कम हो रही है, अगर आप उसके साथ में रहना चाहते हो। इसको छोड़ करके कनकमाला दीदी, आपका प्रश्न है, उत्तर है आपका, बोलिए। वरना भैया प्रति समय वरना वर्गणा आ रही, तो प्रति समय पुरानी वर्गणा निकलती जा रही है, तो पुरानी जाती देर उसका बाद नई वर्गणा ग्रहण करती जा रही है। तो इसलिए हम अभी भी मतलब बना ही रहे, इस प्रकार से वर्गणा जा रही है, आ रही जा रही जा मतलब रही है। आपने वही दूसरा, प्रमोद जी है, हाँ, मणि देवी ने मतलब उत्तर वर्गणा दिया, जा वही रही है ना, उसको इसलिए। लगाया। हाँ पर हाँ उसमें आपने जोड़ दिया, उसको आप सिद्ध करने का प्रयास कर रही हो कि हमें अभी भी जो आहार वर्गना आ रहे हैं उससे हम लोग अपनी इंद्रियों की रचना कर रहे हैं। और उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि पुराने पुद्गल परमाणु जो है उस वो इंद्रिय जा के रहे हैं, निकलते जा रहे हैं और नए आ रहे हैं, तो नए से उसको फिर से बनाने का कार्य चालू है। बनी हुई चलिए, है, पर वो रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि चलिए, पुरानी तो जा रही है ना। इस उत्तर को मैं दूसरा जो पर्याय था उसी के साथ में रखा, क्योंकि आपने उसको सिद्ध करने का पुष्ट का कारण भी दे दिया। रोहिणी गांधी दीदी, इसको छोड़ करके उत्तर होगा तो ही बोलना। वंदना भैया, आहारादिक पुद्गल वर्गना पौद्गलिक है, पौद्गल का स्वभाव है पूरण और गलन, इसके कारण वो पहले गल रही है और अभी आ रही है। वो तो बता दिया ना, अभी नया क्या है वो तो बता दिया उन्होंने। नया कुछ और उत्तर है? दीपा दीदी, उत्तर नया है क्या? अगर उत्तर नया है तो बोलो, मुझे नहीं, पुराना बता चुका है। मैं अभी बोलती कि पर्याप्त यानी जीव की शक्ति, और उसके बाद पर्याप्ति का कार्य चालू होता है, और वो कार्य इस जीवन पर्यंत चालू रहता है। बहुत सुंदर। यहाँ पर दीदी ने एक नया उत्तर दे दिया, जहां पर उन्होंने इन इंद्रियों की रचना करने की शक्ति, इसको अलग कर दिया, और उस शक्ति के कार्य को, मतलब साक्षात इंद्रियों की रचना का कार्य, ये उन्होंने अलग कर दिया। सबको समझ में आ रही है कि इस उत्तर में क्या लगता है? सबको समझ में आ गया इस उत्तर में क्या लगता है? इन्होंने शक्ति और शक्ति का कार्य, इन दोनों को अलग कर दिया। तो शक्ति तो पहले जब हम अपनी माता के गर्भ में आए थे, अपना उदाहरण ले रहे हैं, तब पहले अंतर मुहूर्त में ही वो शक्ति पूर्ण हो गई, और उसके पश्चात उस शक्ति का कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है और आगे अंतिम समय तक चलेगा।
ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी जो जीव थे जिन्होंने बताया था भैया अभी हमारी रचना हो चुकी है, इसको कैसे नकारेंगे? रचना हो चुकी है तो बचपन में अगर हमने रचना कर दी है तो हमारा बचपन में नाक कितना था? हाँ, पूर्णिमा दीदी अब कितना हो गया? तो आई कहां से? एडिशनल रचना आई कहां से? इसका मतलब है हम अभी भी प्रति समय रचना कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? जो लोग मान रहे थे कि पहले हमारी रचना हो चुकी है इंद्रियों की, किंतु इंद्रियों के आकार में जो वृद्धि हो रही है, कान भी बड़े हो गए, नाक भी बड़े हो गए, आंखें भी बड़ी हो गई है बचपन की अपेक्षा देखा जाए तो। हाँ या ना? हाँ, तो जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ। इसका मतलब है हमारी इंद्रियों की रचना अभी भी चल रही है, ये पक्का है? चलिए, इसका मतलब है अगर इंद्रियों की रचना अब चल रही है तो अब हम जो कर रहे हैं और जो पहले किया पहले अंतर्मुहूर्त में, इसमें क्या बदलाव है, इसको हमको समझना है। इसको समझने से पहले पूज्य माता जी विराजमान हो चुकी है, दर्शन एक बार कर लेते हैं। तो यहां से कोस्टिंग भी दे रहा हूं। माता जी अब आज पर्याप्ति का प्रकरण चल रहा है। आरिका रत्न रत्नवती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। तो अब इसको समझते हैं। तो समझने के लिए जो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था वही उदाहरण यहां दे रहा हूं, आजकल का उदाहरण है, और वो उदाहरण है मोबाइल का। और हो सकता है कि इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो कभी नहीं भूलोगे। दीपा दीदी क्या मोबाइल को याद रखा था क्या? नहीं? अच्छा, आपने अलग तरीके से रखा था, चलो ठीक है। बात एक है कि दृष्टांतों को याद रख करके हम उसको भूलेंगे नहीं, मूल को नहीं भूलेंगे। कैसे? देखो, आपका मोबाइल 100% बैटरी खत्म हो चुकी, बिल्कुल 0%, डेड हो चुका, जीरो, और ऑफ हो गया फोन। अभी आप क्या करते हो? अभी आप प्लग लगा करके जब उसको चार्जिंग शुरू करते हो तो वहां पर सिर्फ 0% दिखा करके वो लाइट भी चली जाती है और चार्जिंग शुरू होती है। हाँ या ना? अब ये चार्जिंग शुरू हो गई है, आपने प्लग लगा दिया, और इमीडिएटली अगर आपने जिस समय आपका 0% चार्ज है और वहां पर आपने अभी बैटरी को अपने कनेक्शन इलेक्ट्रिक का कनेक्ट कर दिया, उस समय में अगर आपने फोन को स्विच ऑन करने का प्रयास किया तो फोन शुरू होता है क्या? नहीं। करके देखना, ये बिल्कुल सब लोग करके देखना आज जिन्होंने नहीं किया है। ऋतु दीदी समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा है? इसका मतलब है कि पहले 15 से 20 सेकंड तक, मैं तो ये कहता हूं कि 15 सेकंड मान करके चलो, उस 15 सेकंड तक चार्जिंग शुरू होने के बाद भी फोन शुरू नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका अर्थ यहां पर है, उसी को हम लोग कहते हैं पर्याप्ति। फोन को ऑन करके सारे एप्लीकेशन, अंदर की सारा सॉफ्टवेयर चालू करने की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको पहले जुटाया जा रहा है। क्यों? ताकत शून्य हो चुकी थी, ताकत शून्य हो चुकी थी। अब उस ताकत को पहले जुटाया जाएगा कि जिस ताकत के कार्य स्वरूप वो फोन ऑन हो जाएगा। तो ताकत को कितनी देर जुटाया गया? पहले 15 सेकंड तक ताकत को जुटाया गया, शक्ति को बनाया गया। उतनी शक्ति जब तक जुटाई जा रही थी तब तक फोन ऑन नहीं हुआ। फिर 15 सेकंड के बाद में आपने तो बटन दबा करके रखा था ऑन का, पावर ऑन का, तो 15 सेकंड के बाद में फिर जो है वो फोन चालू हो गया। अब चालू हो गया, चालू होने के बाद में फिर उसका स्क्रीन आ गया, फोन करने की तैयारी हो गई, सब कुछ आगे हो गया। अब कब कब आप एक बार फोन चालू हो गया, अब फोन जो चालू हो गया है अभी भी चार्जिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चार्जिंग होने की प्रक्रिया चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। अभी 100% हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां से आगे 100% चार्जिंग होने के बाद मोबाइल और व्यक्ति, जीव, इनमें फर्क हो जाता है। क्यों? मोबाइल को बैटरी है, आपको और हमको बैटरी है क्या कि एक बार 100% चार्ज करी तो आगे फिर से चलेगा? नहीं। हमारी बैटरी कब चार्ज हो रही है? जब हमने जन्म लेकर के अंतर मुहूर्त के पश्चात एक बार चार्ज हो गया तो जितनी आयु, जितनी चाबी भरी इसके अंदर, किसने? राम ने। नहीं, राम को एक थोड़ी काम है आप लोगों की चाबियां भरते रहे, वो तो गाने में हो गया। यहां पर कौन चाबी भर रहा है? आयु कर्म। आयु कर्म ने जितनी चाबी आपके अंदर भरी है उतनी देर तक ये कार्य चलता रहे। ये बेसिक समझ में आ रहा है सबको? मतलब सबसे पहले हमें उस कार्य करने की शक्ति को जुटाया जा रहा है। तो कार्य करने की शक्ति, ये पहला।
और उसके बाद में कार्य करना दूसरा। ये दो अलग अलग जब हम लोग करेंगे, हम आपके प्रश्नों को भी लूंगा, आपके बाद में आप जो कहना चाहते हैं उसको भी लूंगा। बाकी सबको समझ में आ रही है बातें, ये क्लियर हो रहा है? माता जी क्लियर हो रहा है ये? हाँ, नंदा दीदी कह रही कि वीक पर्सन को आईवी दिया जाएगा, अब सलाइन दिया जाएगा। देखो, वीक पर्सन आईवी है, सलाइन नहीं है, फिर भी हाथ तो हिला पा रहा है, उंगलियां तो हिला पा रहा है। इसीलिए उदाहरण ऐसे लगाना जो परफेक्ट परफेक्ट उसको मैच हो जाए। आप कुछ भी करो, पहले 15 सेकंड तक टेलीफोन ऑन नहीं होगा, मोबाइल ऑन नहीं होगा, जब तक उसके अंदर मिनिमम चार्ज कहते हैं उसको, या मिनिमम शक्ति कहते हैं। तो हमारी और आपकी भी अवस्था यही है। क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। हम लोगों ने पिछले भाव में मरण कर लिया, ठीक है? ऐसे समझना, हम सबने मरण कहाँ किया? समय चिकर जी में कर लिया, सलेखना के साथ में कर लिया। बोलो हाँ। हाँ। अब मरण करने के बाद क्या करोगे? उत्पन्न कहाँ होना है? कहाँ होना है? सम्यक के साथ मरण कर रहे हो, कहाँ? वैमानिकों में ही जाएंगे, देव में भी वैमानिकों में ही जाएंगे, और तो कहीं नहीं जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि पहले रुजु विमान जो है, वो रुजु विमान में हम लोग उत्पन्न होने जा रहे हैं। रुजु विमान में भी बहुत सारी पल्ले की आयु है, हमने कहा कम से कम उतनी तो है वहां पर, 1.5 पल्ले की कम से कम मिल जाएगी। तो वहां पर उत्पन्न होने जा रहे हैं। तो उत्पन्न होने के लिए हम लोग जैसे जा रहे हैं, वहां से विग्रह गति से चले गए। तो विग्रह गति में एक हाथ दूसरा समय चला गया, विग्रह गति में एक आध दूसरा समय चला गया। तो इस एक आध दूसरे समय में जब तक हम विग्रह गति में हमारी आत्मा है, ये आहार वर्गना वगैरह कुछ नहीं ले रही, पर्याप्ति का वहां पर कोई संबंध नहीं। समझ में आ रही बात? शक्ति जुटाई जा रही, क्या कुछ जुटाई नहीं जा रही है। फिर वो कब जुटाई जाएगी? जब हम अपनी उपपाद शैया पर पहुंच जाएंगे। देवगति है, इसलिए मैंने उपपाद शैया बोला। अगर मनुष्य गति में कोई जा रहा है, तो माता के गर्भ में आने के पश्चात पहला अंतर मुहूर्त, सब जगह पर अंतर मुहूर्त 48 मिनट से कम, 48 मिनट से कम ये मत बोलना, क्योंकि ये एक रेंज है। किसी की पर्याप्तियां 2 मिनट में पूर्ण हो जाएगी, किसी की 5 मिनट में पूर्ण हो जाएगी। समझ में आ रही बातें? ये सारे के सारे अंतर मुहूर्त कहलाएंगे। यहां पर समझने के लिए अंतर मुहूर्त ये शब्द है। तो अंतर मुहूर्त में हम पहले या तो उपपाद शैया में चलो, कोई नरक में जा रहा है तो नरक के बिल में पहुंच गया है, तिर्यंच और मनुष्य गर्भज है तो अपनी माता के गर्भ में पहुंच गया है। अगर सम्मूर्छन वाला जीव है, भले वो आगे अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करे या ना करे, लब्ध पर्याप्तक आदि भी अगर कोई है, फिर भी अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया, ठीक है? अब पहुंचने के पहले समय से ही वो आहार वर्गना जुटाना चालू करता है। क्या करता है? आहार वर्गना। तो ये आहार वर्गना पहले समय में ही, आप बोलोगे भैया अभी तक तो पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है, तो आहार वर्गना को कैसे लेता है ये बात भी तो समझनी चाहिए। मिनिमम चार्ज हुआ ही नहीं है तो कोई भी कार्य कैसे शुरू कर रहा है, वो भी पहले ही समय में। समझ में आ रही बात? प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, तो उसके लिए आचार्य भगवान उत्तर देते हैं, वहां पर आत्मा का परिस्पंदन होता है, आत्मा का परिस्पंदन होता है। आप बोलोगे भैया मन से, वचन से या काय से कोई क्रिया होती है तब आत्मा का परिस्पंदन होता है ना, जिसको हम योग कहते हैं। तो पहले समय में ही हमारा आत्मा का परिस्पंदन शुरू होता है। क्यों? ये जीव का स्वभाव है। इसके कौन से जीव का? संसारी जीव का। नहीं तो आप बोलोगे सिद्ध भगवान में भी परिस्पंदन, वो सब बातें नहीं है वहां पर, संसारी जीव है। तो पहले समय में क्या हुआ? उस योग को कहते हैं, क्या कहते हैं? उपपाद योग। क्या कहते हैं उसको? उपपाद योग। तो पहले समय में उपपाद योग होता है और वो एक समय के लिए ही टिकता है। हल्का सा परिस्पंदन, आत्म परिस्पंदन आत्माओं के प्रदेशों में होता है एक समय के लिए, और वहां से वो जो परिस्पंदन हो रहा है उसकी वजह से आहार वर्गना को खींचा जा रहा है। कहां से ला रहा है आहार वर्गना? कहीं दूर से 4 किलोमीटर सर के ऊपर पानी लाते थे वैसे नहीं, आत्म प्रदेशों के आजू बाजू में ही ऐसी वर्गना है, उन वर्गनाओं को वो ग्रहण कर रहा है। अब ये तो परिस्पंदन जितना पहले समय में था, अब इसको कहा हमने उपपाद योग, क्योंकि जन्म के समय का योग, इसलिए उपपाद योग।
चारों गति में, उसको उपपाद योग ही कहा है। अब दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि योग शुरू होता है। क्या है? परिस्पंदन बढ़ता है। दूसरे समय में जितना है उससे तीसरे समय में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, चौथे में आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, उसको कहते हैं एकांतानुवृद्धि योग। क्या कहेंगे उसको? ठीक से लिखना, एकांत अनुवृद्धि योग। शब्द जब एकत्र करोगे तो एकांतानुवृद्धि योग बन जाएगा, जोड़ाक्षर करोगे तो। इसमें क्या होता है? तो इसमें परिस्पंदन धीरे 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 बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? वो जो वर्गना जीव ले रहा था, वो वर्गना को लेना कंटिन्यू करेगा, लेना कंटिन्यू करेगा। अब थोड़े समय के बाद में वो शक्ति चार्जिंग, मिनिमम चार्जिंग हो जाएगा। तो उस मिनिमम चार्जिंग को हम कहेंगे पर्याप्ति। मिनिमम चार्जिंग को क्या कहेंगे? पर्याप्ति। मतलब वो शक्ति, कार्य करने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी अंतर मुहूर्त में ही। तो अंतर मुहूर्त में वो कार्य करने की शक्ति पूर्ण हो जाएगी और जीव पर्याप्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्याप्तक। अब तक क्या कहलाया था? निर्वृत्त पर्याप्तक कहलाया था। रास्ते का काम चालू है, कार्य प्रगति पर है, इन प्रोग्रेस। तो हमारी पर्याप्तियां अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो पर्याप्तियां मतलब कार्य करने की शक्ति हमारी जुटाई जा रही है, तो उस कार्य की शक्ति को जुटाने का काम चल रहा है। उसको कह दिया निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था। लिखने वाले बाद में लिखना, बहुत अच्छी तरीके से आपको पीडीएफ भेज रहा हूं मैं। इतना सुंदर वर्णन ड्राइंग्स के साथ में बना करके दिया है आपको, चित्रों के साथ दिया है। पहले समझ लो इसको, क्योंकि ऐसा आपको ग्रंथों में भी समझ में नहीं आएगा दृष्टांतों के साथ में। तो ये हो गया एकांत अनुवृद्धि योग। कहां से चलेगा एकांत अनुवृद्धि योग? दूसरे समय से लेकर के पर्याप्तियां पूरी होनी तक। जैसे ही पर्याप्तियां पूर्ण होगी, मिनिमम चार्जिंग हो जाएगी, अब जीव पर्याप्तक कहलाएगा। जीव है इसलिए पर्याप्तक शब्द लगा दिया, और यहां से उसका अगला योग शुरू हो जाएगा। उस योग को क्या कहते हैं, कोई बता पाएगा? जिसने इसके पहले पढ़ा है। पर्याप्तक होने के प्रथम समय में जो योग होता है वो कौन सा योग होता है? सुनीता उकरकर दीदी बताइए। परिणाम योग। बहुत सुंदर, परिणाम योग। उसका नाम है परिणाम योग। ठीक है। और यह परिणाम योग कहां तक चलता है? हमारे अंतिम समय, आयु के अंतिम समय तक चलेगा, उस भव के अंतिम समय तक। तो ये भी तो योग है। योग है मतलब परिस्पंदन है। तो ये परिस्पंदन क्या कर रहा है? वो भी प्रति समय आहार वर्गना को खींच रहा है। तो आहार वर्गना कब तक ली जाएगी अरविंद जी? आहार वर्गना कब तक ली जाएगी? वरना भैया जी, हाँ, ये अपने आयु जब तक रहेगी तब तक, आयु परिणाम जब तक रहेगी तब तक वो लास्ट, वर्गना को लेता रहेगा। कब से लेता रहेगा? मतलब जब पर्याप्ति पूरी हुई तब से चालू करके, पर्याप्ति पूरी हुई है उसके बाद में उसके तो वो आहार वर्गना ले ही रहा है। किंतु हाँ जी, सबसे पहले आहार वर्गना कब ली उसने? जन्म के उपपाद प्रथम योग, समय में ही ली, जहां पर उपपाद योग, उपपाद योग हुआ। बराबर। मतलब जन्म के प्रथम समय में हमारे अगर मनुष्य और तिर्यंश है, गर्भज है, तो माता के गर्भ में आने के बाद, देवनारकी है तो उपपाद शैया या उपपाद बिल में आने के बाद, या फिर अगर सम्मूर्छन जीव है तो सम्मूर्छन जीव अपने जन्म लेने के स्थान पर। तो अपने जन्म लेने के स्थान पर जीव जैसे ही पहुंचता है, उस समय से लेकर के उस भव के अंतिम समय तक ये आहार वर्गना ली जाए। सबको क्लियर है? ये समझ में आ रही है बातें? चलिए अब आगे भैया जी, समझते हैं कि ये भैया आहार जी, वर्गना तो प्रत्येक पहले समय से ली जा रही है, तो भैया जी, फिर जब तक हम अपनी शक्ति को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, मिनिमम चार्जिंग जब तक पूर्ण नहीं कर रहे हैं, शक्ति को जब तक पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तब तक हमने क्या कहा? निर्वृत्त पर्याप्तक। तब भी वो ये आहार वर्गना तो ले रहा है। तो क्या आहार वर्गना लेकर के वो इकट्ठा कर रहा है और पर्याप्तक होने के बाद उसका कार्य शुरू करेगा? आचार्य कहते हैं नहीं, एक साइड में वर्गना ले रहा है, दूसरी साइड में काम चालू भी हो रहा है।
क्योंकि जितनी जितनी शक्ति जुट रही है उतनी उतनी शक्ति से काम चालू हो रहा है। और ये जो काम उसकी जो शक्तियां जुटा रही है वो 6 तरीके से बताई गई है। ये जो शक्तियां जुटाता है उस शक्ति के अलग अलग प्रकार के 6 कार्य होते हैं। वो जो शक्तियां जुटा रहा है वो 6 प्रकार के कार्य करने की शक्तियां जुटा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कर रहा है आहार पर्याप्ति। अब ये कार्य को क्या कहेंगे? पर्याप्ति कहेंगे। ये जो शक्ति जुटा रहा है तो आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति क्या है? तो ये जो आहार वर्गना आ रही है उससे डायरेक्टली आपकी हड्डी नहीं बनती है, उससे डायरेक्टली आपकी रक्त नहीं बनता, उससे डायरेक्टली आपका इंद्रिय नहीं बनता। तो पहले रॉ मटेरियल बनाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में दीवार है तो दीवार बन के लिए क्या क्या लगता है? दीवार बनाने के लिए क्या क्या लगता है? ईंट लगती है, रेती लगती है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है। ये 4 चीजें कम से कम लगती है ना? बट क्या सिर्फ मैंने इनको इकट्ठा कर दिया तो इकट्ठा कर दिया तो दीवार तैयार हो गई क्या? नहीं। खाली रेती अलग है, सीमेंट अलग रखा है, पानी अलग रखा है, इनसे दीवार बना सकते हैं क्या? नहीं। मतलब सबसे पहले आहार वर्गना, जैसे आहार वर्गना ले रहा है वैसे हमने सामग्री को ले लिया। क्या सामग्री को ले लिया? मार्केट से रेती लाए, सीमेंट लाए, पानी लाए और ईंट लाए। ये 4 चीजों को लेना मतलब आहार वर्गना ली। और ये आहार वर्गना लेने की शक्ति जो है, क्योंकि आप मार्केट में जाकर के आपको लेकर के आने पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या फिर ऑर्डर करनी पड़ेगी तभी तो जाकर के कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके जाएगा। तो ये सारा जो उसको खींचने का जो काम है वो शक्ति को पहले पूर्ण करना है। तो वो शक्ति क्या? इस सब सामग्री को जुटाने की जो शक्ति है वो आहार पर्याप्ति कहलाती है। और आहार पर्याप्ति का कार्य क्या है? तो ये जो आपने लाया हुआ सामग्री है उसमें से खल भाग और रस भाग इनको तैयार करना। खल भाग मतलब क्या है? ईंट जैसा ठोस भाग। और रस भाग मतलब क्या है? जैसे कंक्रीट बना रहे हो, रेत को, सीमेंट को और पानी को मिला करके एक प्रपोर्शन में उसको आप सेमी सॉलिड बनाते हो, तो ये रस भाग हो गया। तो आपकी दीवार में 2 चीजें लगने वाली है, ईंट और ईंट के साथ में कंक्रीट। हाँ या ना? आपने डायरेक्टली कंक्रीट परचेस किया था क्या? नहीं। तो आपने रेती, पानी, सीमेंट आदि किया था, उससे आपने बना दिया। तो इसको क्या कहते हैं? आहार पर्याप्ति का कार्य। आहार आहार पर्याप्ति में हमने इनको सबको जुटाया, शक्ति तैयार की पहले इनको जुटाने की। तो शक्ति पर्याप्ति है, उसका कार्य क्या था? आहार पर्याप्ति का कार्य क्या था? सामग्री को जुटाना। अब इसके आगे दूसरी शक्ति को जुटाया जाता है। क्या है दूसरी शक्ति? ये जो खल भाग और रस भाग बना हुआ है इससे शरीर का निर्माण करना, ये उसका कार्य हो गया। किंतु शरीर का निर्माण करने की पहले शक्ति बनानी पड़ेगी, उसको जुटाना पड़ेगा। तो उसे कहेंगे शरीर पर्याप्ति। क्या कहेंगे उसको? शरीर पर्याप्ति। तो शरीर पर्याप्ति का कार्य क्या होगा? शरीर को बनाना। शरीर पर्याप्ति का काम क्या होगा? शरीर को बनाना। तो यहां पर जैसे अपने दीवार के केस में क्या होगा? ईंट रखेंगे, बाजू वाली ईंट रखेंगे, दोनों ईंट के बीच में कंक्रीट भरेंगे। ये सब कार्य किसका है? शरीर पर्याप्ति का कार्य हो रहा है। तो दीवार धीरे 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 दीवार बन रही है। समझ में आ गई बात? तो ये शरीर पर्याप्ति हो गई। तो शरीर पर्याप्ति ने क्या किया? जो खल भाग और रस भाग आहार पर्याप्ति की अपेक्षा से हुआ था उसको अब शरीर निर्माण में लगाना। क्योंकि हमारे शरीर में कहीं पर ठोस भाग है, कहीं पर रस भाग है। ठीक है, तो इनको अलग अलग तरीके से बनाना, ये यहां पर कह रहे हैं। अब शरीर तो बन गया। अब शरीर ऐसे ही बनेगा क्या? शरीर के अंदर, दीवार के अंदर हमको खिड़की बनानी है, दीवार के अंदर हमें और कुछ बनाना है, तो वैसे भी वो भी तो रचना होनी पड़ेगी। तो उस रचना के लिए पहले वो रचना करने की हमें शक्ति चाहिए। अब ये कौन सी बनानी है? हमें इंद्रियां बनानी है। आंखों की जगह पर आंख बनानी है, कान की जगह पर कान बनाने हैं। तो पहले कान बनाने की शक्ति, आंख बनाने की शक्ति जुटानी पड़ेगी। तो पहले शक्ति जुटाएंगे, उसे क्या कहेंगे? इंद्रिय पर्याप्ति। उसे क्या बोलेंगे?
इंद्रिय पर्याप्ति, शक्ति को जुटा दिया। अब इंद्रिय पर्याप्ति का कार्य क्या होगा? इंद्रियों को बनाना। जो पांचों इंद्रिया है उन इंद्रियों को बनाना काम चालू हो जाएगा, शुरुआत करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका कार्य हो गया। अब इंद्रिया भी बनने चालू हो गई और वो बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। ये आहार का, शरीर का और इंद्रियों का ये जो पर्याप्ति, पहले शक्ति जुटाई और उसका जो कार्य शुरू हुआ है, कार्य शुरू तो हो गया किंतु कार्य कब तक चलेगा? हमारे अंतिम सांस तक चलने वाला, तो कार्य तो उसने शुरू कर दिया। अब इसके आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासोच्छ्वास, प्राणापान पर्याप्ति या श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति जिसको कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास की सिस्टम बनाने के लिए पहले उसको बनाने की शक्ति को जुटाना जरूरी है, तो इसीलिए श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति शुरू हो जाती है। तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में क्या होता है कि हमारे आहार वर्गना ने लाया हुआ जो मटेरियल है, उन मटेरियल से इंद्रियों को लगने वाला मटेरियल इंद्रियों में गया, श्वासोच्छ्वास का मटेरियल वहां पर उसकी रचना बनाने के लिए उसका मटेरियल यूज हो जाएगा। तो वो श्वासोच्छ्वास की जो रचना है लगने वाले, उसको फेफड़े है, उसके क्या श्वास नलिका है, जो जो चीजें उसको लगती है वो सारी चीजें उसकी उससे बनती जाएगी। इंद्रिय इंद्रिय तो ठीक है, इंद्रियों के साथ साथ में क्या किया जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाई जाएगी, मतलब श्वासोच्छ्वास की सिस्टम बनाई जाएगी, उसका कार्य भी बनता रहेगा आगे, अंतिम समय तक चलता रहेगा। अब ये तो चार हो गई, चार पर्याप्तियां। इसके बाद में पांचवी पर्याप्ति आती है भाषा पर्याप्ति। ये क्या करती है? तो जीव को बोलने की शक्ति, जीव की बोलने की जो शक्ति है उस शक्ति को पहले जुटाया जाता है और उस शक्ति के बलबूते से उसका कार्य क्या है? स्वर यंत्र बनाना, जीवा आदि बनाना। रसना इंद्रिय तो रसना इंद्रिय बनाएगा, किंतु स्वर यंत्र आदि जो उसको लगने वाली जो रचना है, जो बोलने में सहायक होती है, जो शब्द रूप पुद्गल वर्गना को, जो हमारी भाषा वर्गना को शब्द रूप में परिवर्तित करती है, उसको बनाने का काम यहां पर चलेगा। ठीक है, तो ये भाषा वर्गना है। और उसके बाद में मन, द्रव्य मन को बनाने के लिए मनोवर्गना ली जाती है। देखो, आहार वर्गना से क्या क्या बन गया? आहार वर्गना से शरीर, इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास यहां तक आ गई। अब भाषा वर्गना जब भाषा पर्याप्ति जब शुरू हुई, भाषा पर्याप्ति के लिए रॉ मटेरियल बदल गया। वो रॉ मटेरियल कौन सा है? वो भाषा वर्गना को लेगा। आप लोगों को 23 वर्गना याद आ रही ना पुद्गल की, पहले पढ़ी हुई? तो उसमें से आहार वर्गना में से जो जो था वो तो पहले चार पर्याप्ति के कार्य के लिए वो मटेरियल यूज हो रहा है, किंतु भाषा पर्याप्ति वो कहती नहीं, शब्द इनसे नहीं बनने वाले हैं, तो उसके लिए क्या होगा? हमें भाषा वर्गना चाहिए। तो भाषा वर्गना की अपेक्षा से लेकर के वहां पर पर्याप्ति, उसको शब्द रूप बनाने की जो शक्ति है उस शक्ति को जुटाया जाता है और फिर जब भी जरूरत है उसके द्वारा फिर शब्द बनाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा मटेरियल लिया जाता है मनोवर्गना। उन मनोवर्गना को लेकर के द्रव्य मन की निर्मिति होती रहती है। तो ये मनोपर्याप्ति है, तो ये द्रव्य मन बनाने की शक्ति जुटाना वो पर्याप्ति है, मन पर्याप्ति, और उसका कार्य क्या है? द्रव्य मन को बनाए रखना। तो इस प्रकार से शक्ति को जुटाना ये कहलाती है पर्याप्ति और उसका कार्य जीवन के अंतिम समय तक चलते रहता है। ये बात समझ में आ गई? अभी भी मुझे बहुत कुछ बताना है, इसलिए पहले ध्यान से, पेशेंस से सुन लो। ठीक है, यहां तक की बातें मोटा मोटी में समझ में आ गई ना कि हाँ भैया ये मटेरियल लेना है और उसको पहले शक्ति जुटाना है और शक्ति जुटा करके उसका कार्य शुरू होना है। अब यहां पर कुछ आचार्यों का कहना है कि छह प्रकार की शक्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती है, छह प्रकार की शक्तियां जब तक पूर्ण नहीं होती है तब तक जीव निर्वृत्त पर्याप्त कहलाएगा, तब तक जीव निर्वृत्त पर्याप्त कहलाएगा। किंतु कुछ आचार्यों का, जैसे गोमट साहब जीवकांड, निविचन सिद्धांत चक्रवर्ती आदि कुछ आचार्य है, उनका कहना क्या है कि पहली दो पर्याप्तियां, आहार और शरीर, ये दो पर्याप्तियां पूर्ण हो गई ना तो ऑलमोस्ट हमारा मोटा मोटी काम पूरा हो गया, हमारा निर्माण पूरा हो गया। तो पर्याप्त जीव जो है वो निर्वृत्त पर्याप्तक से पर्याप्तक बन गया। ये ऐसे अगर हमको देखना है तो नई बिल्डिंग बनती रहती है, आया ना? तो नई बिल्डिंग बनने के बाद में स्लैब तो डाल दिया, दीवारें बना ली, अंदर प्लास्टर वगैरह भी हो गया,
और बिल्डर ने क्या बोल दिया, आपका फ्लैट रेडी है। क्या बोल दिया, आपका फ्लैट रेडी है, किंतु आप अभी तक जाकर के वहां रहने के योग्य हुआ क्या? अभी तो बहुत सारा काम अंदर चलने वाला है, प्लम्बिंग होगी, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी, उसके अंदर फिर डोमेस्टिक फैन, टीवी गिरी सब लगेगा, है ना। उसके बाद आप वास्तु करोगे और फिर जाकर के वहां रहने के लिए जाओगे। किंतु बिल्डर के लिए क्या है, मेरा काम, बिल्डिंग, आपका फ्लैट रेडी है बोलना उसने शुरू कर दिया। मतलब क्या है, ये किसी विवक्षा से कह रहे कि आपका फ्लैट रेडी है, मोटा मोटी से प्रधान कार्य हो चुका। वैसे ही उस विवक्षा से गोबरसार जीव कांड में सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज हो या ऐसे ही कुछ आचार्य हो, उन्होंने उस विवक्षा से कह दिया कि जीव पर्याप्त हो गया। किंतु कुछ आचार्य कहते हैं नहीं, जब तक मैं रहने के लिए नहीं जाऊंगा तब तक मेरा घर रेडी नहीं है। मतलब जब तक छह पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है तब तक मेरे मैं पर्याप्तक नहीं हूं। तो ये सिर्फ विवक्षा वाली बात है, हमको दोनों को संकलित करके चलना है, अलग अलग अपेक्षाओं से ये किया गया कथन है। ठीक है, बात पता चल गई। तो ये निर्वृत्त पर्याप्तक की चर्चा थी। निर्वृत्त पर्याप्तक पहली अवस्था जहां पर शक्तियां जुटाई जा रही है, और शक्तियां पूर्ण होते ही आगे जीव पर्याप्तक कहलाएगा। कार्य तो शुरू हुआ था, अंतिम समय तक चलेगा। अब बात मुख्यता से ये आती है, भैया आपने छह पर्याप्तियों की चर्चा करी, तो एकेंद्रिय से लेकर के संघी पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को छह पर्याप्तियां होती है क्या? हाँ, तो इसको समझना है। देखो, एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव को भाषा और मन है क्या उसके पास? भाषा कहां से शुरू होती है? भाषा कहां से शुरू होती है, कौन से इंद्रिय से शुरू होती है निशा दीदी? भाषा कौन सी इंद्रियों की जीवों से शुरू होती है? पांचवे हाँ, नहीं, दूसरे। दो इंद्रिय, दो इंद्रिय। जैसे ही रस, हाँ, जैसे रसना इंद्रिय आ जाता है वहां से भाषा शुरू। ये याद रखने के लिए, रसना इंद्रिय कहां से आता है? दो इंद्रिय से। जैसे ही जीव दो इंद्रिय वाला बनता है वहां से आएगा। मतलब क्या है, एक इंद्रिय जीव को न भाषा होगी न मन होगी, मन तो पंचेंद्रिय के संगी है तभी तो आएगा, है ना। मतलब एक इंद्रिय में कितनी पर्याप्तियां होगी? चार। पहली चार पर्याप्तियां होगी, चार। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये चारों पर्याप्तियां होगी। वो पर्याप्तियां होती ही वो पर्याप्तक। दो इंद्रिय वाले की कितनी होगी? पांच। पांच। तीन इंद्रिय वाले की कितनी होगी? पांच। माता पांच जी इंद्रिय। पांच कह रही है। नहीं तो एक इंद्रिय माता जी पांच कह रही है। सविता दीदी कितनी हो जाएगी तीन इंद्रिय वाले की? एक इंद्रिय बढ़ गई। हाँ? छह होगी। अच्छा, छह होगी। देखो, मैंने आपको छह। सिर्फ टोका बीच में, तो आपने एक संख्या बढ़ा दी टोकने मात्र से। नहीं नहीं, 6 ही होगी। कैसे होगी? छठी तो मन है, तो तीन इंद्रिय वाले को मन होता है क्या? नहीं, मन नहीं होता। तो मन पर्याप्ति कहां से आएगी जिसकी सॉरी जरूरत भैया, ही नहीं है? 5। हाँ, आ गई बात समझ में। गलती से निकल गया, हाँ, हाथ से नहीं, तो मैंने 5 क्या ही होता लगाया। है ना, हम सामने वाले के टोन के ऊपर चले जाते हो, सामने वाला क्या बोल रहा है, हम अपना विवेक वहां नहीं लगाते। दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, और असहिनी पंचेंद्रिय हो, इन सब की कितनी पर्याप्तियां होगी? पांच ही पर्याप्तियां होगी। 5। और जैसे ही सहीनीपना आ जाएगा उसके छह पर्याप्तियां होगी। ठीक है, क्लियर है। इंद्रियों में एक एक इंद्रिय बढ़ता जा रहा है, उसकी चर्चा नहीं है यहाँ पर, पर्याप्ति की चर्चा चल रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये निर्वृत्त पर्याप्तक की चर्चा की। निर्वृत्त पर्याप्तक की क्यों चर्चा की? ऐसा कौन जीव है जो निर्वृत्त पर्याप्तक होकर के नियम से पर्याप्तक होता है? वो है जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। ऐसा जीव एक इंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय तक कोई भी हो सकता है, जिसका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, वही जीव शुरुआत में निर्वृत्त पर्याप्तक अंतर्मुहूर्त के लिए और उसके बाद में नियम से पर्याप्तक बनता है। ठीक है। अब आपको होगी कि भैया वो मनुष्य और तिर्यंच, इनमें कम से कम आयु अंतर्मुहूर्त की कही है, कम से कम आयु अंतर्मुहूर्त की कही है, और अंतर्मुहूर्त पर्याप्तक की भी आयु कही है। मतलब जो जीव पर्याप्तक है और उसकी आयु अंतर्मुहूर्त है, वो उसके उसी अंतर्मुहूर्त में वो अपनी पर्याप्तियां भी पूर्ण करेगा, वो पर्याप्तक भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। वो पर्याप्तक भी होगा, और पर्याप्तक होते ही अब बचा हुआ जो अंतर्मुहूर्त है उतनी अपनी आयु पूर्ण करके वो मर जाए। पर जो पर्याप्त नाम कर्म वाले का उदय है
वो जीव नियम से निवृत्त पर्याप्तक से पर्याप्तक बनेगा ही। क्लियर है? चलिए, अब अगर ये चर्चा चलती है तो ये चर्चा भी आएगी। क्या? अगर किसी के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो, किसी के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो आचार्य भगवान कहते हैं उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। 4 6 को तो छोड़ दो, पहली आहार पर्याप्ति ही पूर्ण नहीं होगी और उसके पहले उसका आयु पूर्ण होकर के मरण हो जाएगा। क्लियर है? आहार पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होगी तो वो पर्याप्तक होगा ही नहीं, उसके पहले ही मर जाएगा। ऐसे जीव को लब्ध पर्याप्त कहते हैं। और लब्ध पर्याप्तक जीव कौन कौन से इंद्रियधारी होते हैं? लब्ध पर्याप्तक जीव कौन कौन से इंद्रियधारी होते हैं? विजयलक्ष्मी पांचों दीदी। पांचों इंद्रिय, एक इंद्रिय भी होते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। बहुत बढ़िया। मन। एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सारे जीव लब्ध पर्याप्तक हो सकते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न, एकेंद्रियों में पृथ्वी का एक होते हैं क्या? विजयलक्ष्मी दीदी आपको प्रश्न है। एक इंद्रिय में एकेंद्रिय में पृथ्वी का एक जीव लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या? होते हैं ना लब्ध प्रवेद। होते हैं। सूक्ष्म पृथ्वी का एक होते हैं क्या लब्ध पर्याप्तक? सूक्ष्म रहते हैं ना, लब्ध में बादर और सूक्ष्म दोनों रहते तो हैं। पृथ्वी का एक के बादर और सूक्ष्म दोनों भेदों दोनों में रहते हैं। लब्ध पर्याप्तक होंगे। जल आधे से ज्यादा तो हवा ही उड़ रही है, अरे पूछने वाले को कुछ भी पूछने दो। लब्ध पर्याप्तक सब जगह होंगे, सब जगह होंगे। पृथ्वी का एक के सूक्ष्म बादर में हो सकते हैं, उसके बाद जल का एक के सूक्ष्म बादर हो सकते हैं, अग्नि का ही के सूक्ष्म बादल हो सकते हैं, वायु का ही के सूक्ष्म बादल हो सकते हैं, साधारण वनस्पति वाले हो सकते हैं, प्रत्येक वनस्पति वाले हो सकते हैं। क्यों दीपा दीदी, प्रत्येक वनस्पति वाले नहीं होंगे लब्ध पर्याप्तक? प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वो उसके भेद है, उसमें जो ऊपर से काई लगी है वो लब्ध पर्याप्तक हो गया, मगर बादर ही प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। अच्छा, एक बात बता दो, दीदी ने कितनी बढ़िया पूछ बना ली देखो। हाँ, उन्होंने क्या प्रत्येक बोल दिया? वनस्पति तब भी बादर होते हैं। वो जो काई लगी है ना वो लब्ध पर्याप्तक है। दीदी किसने बताया नहीं काई नहीं, लब्ध पर्याप्तक है? लब्ध पर्याप्तक नहीं, वो इतर निगत जैसी साधारण वनस्पति है वो उसके ऊपर साधारण लगी। वनस्पति है तो साधारण वनस्पति है तो भी वो पर्याप्तक है। और साधारण वनस्पति पर्याप्तक भी हो सकती है और लब्ध पर्याप्तक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। मगर जैसे निगोदिया जीव, जैसे निगोदिया जीव, काई क्या है? निगोदिया है। काई क्या है? प्रत्येक वनस्पति बादर ही रहती है। वो ठीक है, यहाँ पर सूक्ष्म बादर की चर्चा ही नहीं है। हमने सूक्ष्म बादर की चर्चा क्यों निकाली? आप लोगों को कंफ्यूज करने की, कि वही इसके इतना वास्ते पक्का होना चाहिए कि यहां पर चर्चा पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक की चल रही है। और इसीलिए जीव समास को याद करो, इसीलिए जीव समास को याद करो। एक इंद्रिय के जीव समास हमने कितने देखे थे? 14। 14 देखे थे। 14 कैसे बने? सूक्ष्म बादर करते करते 14 बने, है कि नहीं है? और ये 14 के आगे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पर्याप्तक अपर्याप्तक प्रत्येक के पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक भेद बन सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बन सकते हैं। तो जीव समास को याद करो, ये सभी जीवों के लब्ध पर्याप्तक पर्याप्तक निवृत्त पर्याप्तक बन सकते हैं। सिर्फ लब्ध पर्याप्तक कहाँ नहीं बनेंगे? लब्ध पर्याप्तक कहाँ नहीं बनेंगे? देवों में नहीं बनेंगे, नारकियों में नहीं बनेंगे। देखो मार्गना बदल गई। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा से चलो, काय मार्गना की अपेक्षा से चलो, सब जगह पर दिख रहे हैं। स्थावर में भी दिख रहे, त्रस में भी दिख रहे, काय मार्गना हो गई। इंद्रिय मार्गना, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब जगह लब्ध पर्याप्तक होते हैं, वो भी आ गई। अब कौन रह गया? अब मार्गना को हमने बदल दिया। अब मार्गना गति मार्गना लेकर के आ गए। गति मार्गना में लब्ध पर्याप्तक देवगति में होती है क्या? नहीं। नरगति में होते हैं क्या? नहीं। मनुष्य तिर्यंश में होते हैं कि नहीं? होते हैं। अब मनुष्यों में भी लब्ध पर्याप्तक, अब हमने जन्म लेकर के आएंगे बीच में। मनुष्य और तिर्यंश में होते हैं सिर्फ, बाकी जगह तो होते ही नहीं है। तो मनुष्य और तिर्यंश, गर्भज में लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या? स्मिता दीदी, गर्भज में लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या?
चक्रवर्तीच्या वगैरे गर्भज में लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या, हाँ या ना? होते हैं। गर्भज में लब्ध पर्याप्तक कैसे होंगे? क्योंकि लब्ध पर्याप्तक नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। कैसे सिद्धांत भूल रहे हो? ते चक्रवर्ती आपण असं लक्षात आलं। कहा जन्मते की चर्चा ही नहीं चल रही है, जन्म की चर्चा चल रही है, कहा क्षेत्र की चर्चा ही नहीं है। सबको समझ में आ रही है बातें? ये एक में दूसरे में, दूसरा दूसरे में तीसरे की जब चर्चा चलती है, विवक्षा क्या है, प्रश्न क्या पूछा है, इसको आपको देखना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं गर्भज मनुष्य, क्योंकि मनुष्य तिर्यंश में दो प्रकार के जन्म है, गर्भज भी है, सम्मूर्छन भी है। तो गर्भज में नियम से निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक ही होंगे, और सम्मूर्छन में निवृत्त पर्याप्तक भी होंगे, पर्याप्तक भी होंगे, और लब्ध्य पर्याप्तक भी होंगे। अब क्या बच गया है? भोग भूमि में। हाँ, मनुष्य और तिर्यंशों में अब भोग भूमि और कर्म भूमि। भोग भूमि में नहीं होते, भोग भूमि में लब्ध पर्याप्तक नहीं होंगे। ठीक है, क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन चल रहा है। अब कर्म भूमि में जब होते हैं, तो कर्म भूमि में भी आर्यखंड में होते कि मिलेंज खंड में होते हैं? आर्यखंड में। आर्यखंड में ही होते हैं, वहां पर मिलेंज खंड में नहीं होते हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा चल रही है, वहां पर कौन सी मार्गना चल रही है, उस अपेक्षा से उत्तर आएगा। सूक्ष्म बादर का सूक्ष्म बादर की अपेक्षा से आएगा। इसीलिए जीव समास जो बनाए थे, वहां पर विवक्षा लगा लगा करके आपके कैटेगराइजेशन किया था, वर्गीकरण किया गया था। सबको समझ में आ गई बात? हाँ, अब इसके ऊपर एक पर्याप्ति की, अभी तक हमारी प्रतियोगिता नहीं हुई ना पर्याप्ति की। मेरे ख्याल से गुणस्थान प्रवृत्तना में अटक गए थे। क्या जीव समास की हो गई है? जीव, मेरे ख्याल से हाँ, जीव समास की हुई। पर्याप्ति की हुई क्या पूर्णिमा दीदी? हाँ, पर्याप्ति की नहीं हुई ना, अभी चालू करेंगे अगले हफ्ते से, है ना। तो दो ग्रंथ भी पढ़ने और प्रतियोगिता का अभ्यास भी करना है, तब जाकर के बढ़िया से बढ़िया बनेगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? आपके प्रश्नों को लूंगा मैं, इतना सारा मैंने बताया तो प्रश्न तो जरूर उठेंगे। अब इसके बाद आती है चर्चा गुणस्थान की। इसके बाद चर्चा आएगी गुणस्थान की, क्योंकि मेरे पास तीन प्रकार की जीव है पर्याप्ति की अपेक्षा से: निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक। तो लब्ध्य पर्याप्तक का गुणस्थान नियम से पहला, कौन सा भी इंद्रिय वाला, कौन से भी काय वाला, कौन से भी गति वाला, कुछ भी होवे, गुणस्थान नियम से पहला। अब निर्वृत्त पर्याप्तक के गुणस्थान, निर्वृत्त पर्याप्तक के गुणस्थान पूर्णिमा दीदी बता दो। चलो, बहुत देर हो गया। वंदना माताजी, वंदना भैया। निवृत्त पर्याप्तक के गुणस्थान पहला, दूसरा, चौथा और 13वां। दीदी 13वां भी बता रही है। छठा भी आएगा, 5 आएंगे। छठा भी आएगा? हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, छठा तो आहारक मिश्र की अपेक्षा। बहुत सुंदर। छठा आहारक शरीर की अपेक्षा से निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था बनती है, तो छठे गुणस्थान में भी निर्वृत्त पर्याप्तक है। तो पहला मिथ्यात्व के साथ में, तो निर्वृत्त, जहां पर मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है वहां निर्वृत्त पर्याप्त। देखो, निर्वृत्त पर्याप्तक का अर्थ क्या हो गया? जीव के जन्म के समय की अवस्था। तो जो जीव यहां से मिथ्यात्व गुणस्थान साथ लेकर के जा रहा है, मिथ्यात्व के साथ जो जन्म रहा है, उसका तो निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में मिथ्यात्व होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। जो जीव सासादन गुणस्थान के साथ में मरण कर रहा है, उसका अगले भव का निवृत्त पर्याप्तक सासादन गुणस्थान के साथ होगा। दूसरा हो गया। तीसरे गुणस्थान में मरण ही नहीं होता है, तो निवृत्त पर्याप्तक में तीसरा गुणस्थान बन ही नहीं सकता। तो पहला और दूसरा बन गया। चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में मरण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो चौथे गुणस्थान में होता है, तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी चौथा गुणस्थान बनेगा। तो 1, 2, 4 ये 3 गुणस्थान बन गए। अब छठा गुणस्थान आहारक शरीर की अपेक्षा, जब पुतला निकलता है तो बुनिराज का गुणस्थान कौन सा है? छठा है। और इसके अलावा पूर्णिमा दीदी ने 13वां भी कहा था। तो 13वां किसकी अपेक्षा से है स्मिता दीदी? नहीं बोल रही है दीदी हमारी स्मिता दीदी। केवली भगवान महानंतिक समुद्र थोड़ी करते हैं। सॉरी, ये
कोई बात नहीं, मुझे मालूम था, पक्का मालूम था कि आप गलती नहीं करोगी, मुझे मालूम है आपके अंदर तो कहना आपको केवली समुद्घात ही है। तो केवली समुद्घात में भगवान अपर्याप्त होते कि नहीं होते हैं? होते हैं, पर वो अपर्याप्तता निवृत्त पर्याप्तता होगी या फिर लब्ध पर्याप्तता होगी? लब्ध पर्याप्त का तो नियम से गुणस्थान पहला है, मतलब यहां पर जो अपर्याप्तता, वहां पर अपूर्णता की अपेक्षा, वहां पर अपूर्णता की अपेक्षा से माना है। तो 13वें गुणस्थान में समुद्घात के समय में भी केवली भगवान की अपर्याप्तता मतलब निर्वृत्त पर्याप्तता होती है। इसलिए पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा गुणस्थान और 13वां गुणस्थान हो जाएगा। ये किसका हो गया? निर्वृत्त पर्याप्तक का। अब पर्याप्तक का बताना है, पर्याप्तक के गुणस्थान। पहले से 14 पूरे होते। माता जी कह रही है पहले से 14, भैया क्या आप लोगों को क्या कहना है? पहले से 14 है क्या? 13वें गुणस्थान में पर्याप्ति अपर्याप्ति की चर्चा होगी क्या? सीधे नहीं बोल रहे सर्वोच्च न्यायाधीश, सीधे नहीं बोल रहे। अरे सोचो तो थोड़ा निर्णय देने से पहले। 1 से 13 आएंगे। तो संगी असंगी का वहां पर निर्णय नहीं रहता है, ये बात ठीक है। भव्य भव्य की चर्चा अलग तरीके से आती है, वो बात ठीक है। किंतु पर्याप्ति और अपर्याप्ति, भगवान पर्याप्तक बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान पर्याप्तक क्यों है, पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। भगवान पर्याप्तक क्यों है? उत्तर दे दो मेरे को। पर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनका। बहुत सुंदर, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। तो जब तक पर्याप्त नाम कर्म का उदय, तब तक भगवान पर्याप्तक कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और वो कब जाता है? हाँ भैया, वो तो गोमट सा कर्म कांड आपने ये पढ़ाया ही गुणस्थान नहीं, के वो गलती आपकी इच्छा है। से पकड़ पूरी होगी तब हाँ, अंतिम पर्याप्त पूर्ण हो। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक पर्याप्त नाम कर्म का अंतिम उदय समय चलेगा। 14वें गुणस्थान का अंतिम समय, मतलब क्या हो गया? 14वें गुणस्थान में भी भगवान पर्याप्तक है। तो पहले गुणस्थान से 14वां गुणस्थान तक पर्याप्त नाम कर्म का उदय और जीव पर्याप्तक होगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब आपको मुझे बताना है चौथे गुणस्थान के बारे में। चौथा गुणस्थान तो सम्यक्त्व का है ना, मुख्यतः से अविरत सम्यक दृष्टि का है। तो वहां पर तो 3 प्रकार के सम्यक्त्व हो सकते हैं। कौन से? औपशबिक सम्यक्त्व, क्षायपशबिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है? अर्चना दीदी, बाकी सब लोग अपने अपने हैंड्रेस हटा दो, सब लोग अपने अपने माइक बंद कर लो, सब लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वही। निर्वृत्त पर्याप्तक चौथे गुणस्थान में, निर्वृत्त पर्याप्तक में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में चौथा गुणस्थान होता है, ये हमने गुणस्थान की अपेक्षा देख लिया। अब चौथे गुणस्थान में 3 प्रकार के सम्यक्त्व होते हैं। या तो औपशबिक सम्यक्त्व होता है, या तो क्षायिक सम्यक्त्व होता है, या तो वेदक सम्यक्त्व होता है। तो क्या वेदक सम्यक्त्व के साथ निवृत्त अपेक्षा से पर्याप्तक अवस्था बन सकती है क्या? भैया ले जाने की अपेक्षा से, ये मैंने पढ़ा नहीं है हाँ मार्गणा या ना? हाँ या ना, हम लोग उसकी युक्ति बाद में देखेंगे। हाँ या ना? वेदक सम्यक्त्व के साथ वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था बनती है क्या? बनती है उदाहरण? भैया। वो अरे आप और हम देवगति में जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे? आपके और हमारे पास अभी कौन सा सम्यक्त्व है? वेदक सम्यक्त्व ही तो है, क्षायपशबिक सम्यक्त्व है हमारे पास, है ना? उसी के साथ सम्यक्त्व के साथ वर्ण करना है कि नहीं करना है? अभी क्या जी क्षायिक सम्यक्त्व मिलने वाला है आपको इस भाव में? नहीं। औपशबिक मिलने वाला है? नहीं। तो कौन से सम्यक्त्व के साथ जाओगे? वेदक समय क्षायक तक जाओगे, वेदक के साथ जाओगे। तो वही तो देवगति के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में आएगा, आया ना? जी जी तो वेदक सम्यक्त्व ऐसे विचार करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। वेदक सम्यक्त्व निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्षायिक सम्यक्त्व की बात करो, पक्का होगा? हेमांगी दीदी बताइए, क्षायिक सम्यक्त्व के साथ कहाँ निवृत्त पर्याप्तक अवस्था हो सकती है? होता है ना भैया, क्षयिक समय के साथ ऊपर से गिर कर मरण करते हैं तो कौन क्षयिक। कौन सी गति में हो सकता है? देव गति, हम्म काली देव गति में, अकेली और नरक देवगति? गति में भी होता है। नहीं, नरक गति में भी होता है। नरक गति में भी होता है। मनुष्य तिर्यज होता है। पहले आयु बंद करिए तो माता जी तो हाँ बोल रही है, देखो पहले आयु बंद करिए तो होगा ना। बहुत सुंदर। पहले आयु अगर बांधी है मनुष्य तिर्यंश की और बाद में क्षयिक सम्यक्त्व पाया है, तो भोग भूमि या जीव क्षयिक सम्यक्त्व को लेकर के जाएगा, किंतु गति कौन सी होगी? मनुष्य तिर्यंश ही तो होगी, भोग भूमि में। ठीक है, चारों गति में क्षयिक सम्यक्त्व निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में हो सकता है, चारों गति में।
और अब बचता है औपशमिक सम्यक्त्व। औपशमिक सम्यक्त्व के साथ, औपशमिक सम्यक्त्व के साथ क्या निवृत्त पर्याप्तक अवस्था बन सकती है? नहीं तो नहीं बन अंतर्मुख क्या हेमांगी दीदी क्या कह रही है? आपका नहीं भाई बन सकती, इसके साथ मरण ही नहीं होता है भैया। हेमांगी दीदी बोल रही कि औपशमिक सम्यक्त्व तो नहीं बनेगा। द्वितीयोपशम में होता है, द्वितीयोपशम में हो सकता है। अब तो आधा उत्तर दे करके थोड़ी छोड़ सकते आप। बहुत सुंदर। औपशमिक सम्यक्त्व के दो भेद होते हैं, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के साथ मरण होता ही नहीं, तो इसका मतलब है वो आगे आप निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। बात खत्म। बचा कौन सा? द्वितीय द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के समय अगर द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ किसी जीव की आयु पूर्ण हो गई तो अगले भव में सिर्फ नियम से वो देवगति में ही जाएगा। द्वितीयोपशम वाला मर करके कहा जाएगा सिर्फ देवगति में जाएगा, एक ही गति में मिलेगी। तो देवगति में नियम से द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के साथ निवृत्त पर्याप्तक अवस्था मिल सकती है। क्लियर है? ये भी हो सकता है कि निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम का समय अगर पहले खत्म हो जाएगा और निवृत्त पर्याप्तक अवस्था अभी तक चल रही है तो भी द्वितीयोपशम से वो क्षयोपशमिक बन जाएगा, पर द्वितीयोपशम पाया जाए। क्लियर है? अरे हाया ना। हाँ, अभी आपने प्रथमोपशम और द्वितीय, क्या है ना, आप लोग खोद रहे हो एक एक विषय को, और एक एक विषय खोद रहे हो तो फिर मेरे को प्रश्न पूछना लाजमी होता है, मन में प्रश्न उठते हैं। तो आपने प्रथमोपशम की चर्चा करी, फिर आपने द्वितीयोपशम की चर्चा भी करी। चलो, ये इसके साथ में चले गए। अभी थोड़ा सा एक विषय और है, बट उसको मैं बाद में दूंगा क्योंकि बहुत सारी मिक्स हो जाएगी। अभी आपके जो जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं, इतनी सारी बातों को आपने सुना है, तो जो जो मन में उठ रहा है उसको ही करना है। अब सिर्फ उनके हाथ ऊपर आएंगे जिनको प्रश्न पूछना है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी पूछिए। वे लास्ट वाली लाइन बोली थी वो नहीं समझ में आई। कौन सी वाली लाइन? ये कि द्वितीय ऑप्शन में देखो, उपशम सम्यक्त्व के दो भाग, दो भेद है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? जब वो मोहनी कर्म की सात प्रकृतियों को नष्ट कर, तो वो तो उपशम तो द्वितीयोपशम वाला भी करता है और प्रथमोपशम वाला भी करता है। प्रथमोपशम किसे कहेंगे? मनीषा शाह दीदी, प्रथमोपशम किसे कहेंगे? ऐसे ही तो याद है मुझे। जीव पहली बार सम्यक्त्व धारण करता है, गलत, पहली बार गलत, मिथ्या दृष्टि जब तीन टुकड़े करता है। बिल्कुल गलत बताया। पहली बार धारण करता है वो प्रथमोपशम, ऐसी परिभाषा ही नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि जब वो मिथ्यात्व के सॉरी तीन टुकड़े करता है। वो तीन टुकड़े तो बाद में सोचेंगे। तो आपको कहना है अनादि मिथ्या दृष्टि, ऐसा एकांत नहीं है। अनादि हो या सादी हो, किंतु जो मिथ्या दृष्टि जीव जब भी सम्यक तो पाता है, मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक तो पाता है तो प्रथमोपशम पाता है। और द्वितीयोपशम कौन पाता है? इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम ही पाएगा। मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम को भी पा सकता है और मिथ्या दृष्टि क्षयोपशमिक को भी पा सकता है, किंतु प्रथमोपशम को कौन पाएगा? जब हम चर्चा कर रहे हैं प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की, तो वो दोनों की जब चर्चा कर रहे हैं तो प्रथमोपशम स्वामी की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा, उत्तर क्या होगा? मिथ्या दृष्टि ही इसका स्वामी है प्रथमोपशम का, वही पाएगा। और द्वितीयोपशम कौन पाएगा? नियम से क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि ही द्वितीयोपशम पाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपका प्रश्न, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की जो चर्चा चल रही थी, तो वो द्वितीयोपशम प्रथमोपशम के साथ में तो मरण नहीं होता, और जब मरण नहीं होता तो उसको साथ लेकर के अगले भव के निवृत्त पर्याप्तक में कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। पर द्वितीयोपशम के साथ में मरण हो सकता है। श्रेणी आदि जो उपशम श्रेणी आदि जो चढ़ रहे हैं द्वितीयोपशम के साथ में, और आयु पूर्ण हो गई, तो आयु पूर्ण हो जाएगी तो मान लो 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण हो गई, तो 11वें गुणस्थान में आयु पूर्ण होते ही अगले समय में जीव चौथे गुणस्थान में आ जाएगा। विग्रह गति के प्रथम समय में ही वो चौथे गुणस्थान में आएगा 11वें से। तो मरण 11वें में हुआ, विग्रह गति का पहला समय चौथे गुणस्थान में। कौन सा सम्यक्त्व है? द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है, क्योंकि उसका अभी तक समय चल रहा है।
तो वो द्वितीय सम्यक्त साथ लेकर के वो देवगति जाता है। ऐसा जीव नियम से देवगति जाता है। ठीक है, चलिए रूबी दीदी, आपका प्रश्न। वरना ये जो मुझे ये समझना था, अभी आपने बोला था ना कि गर्भज का के लेके, एक सेकेंड क्वेश्चन सोच देख लीजिए जरा, एक सेकेंड। वो गर्भज का था कि लब्धे पर्याप्तक जो है गर्भज में नहीं होते, जी है ना। जी। तो मुझे ये समझना है कि गर्भज में लब्धे पर्याप्तक का मतलब ये है कि लब्धियां पूर्ण नहीं होना, है ना। तो गर्भज को लब्धे पर्याप्तक मतलब क्यों नहीं, उसमें सारी लब्धियां मिले गर्भज को, ये जरूरी तो नहीं है लब्धि शब्द थोड़ी या अर्थ यहाँ जरूरी है? पर है। यहाँ पर अर्थ आपने तो शब्द की अपेक्षा से जा रही है, अपेक्षा हमेशा रूबी दीदी आप। लब्ध्य मेरे को समझ में आया पर्याप्तक, ना। लब्ध्य पर्याप्तक जो है उसमें आप लब्धि शब्द लगाएंगे। लब्धि तो अगर मैं लब्धि शब्द को अगर मैं अपनी साइड से खींचूंगा तो वो तो रिद्धिधारी मुनिराज को तो लब्धियां होती है, और अनादि मिथ्या दृष्टि को भी लब्धियां होती है। उस लब्धियों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो फिर क्या मतलब बनेगा इसका, लब्धि पर्याप्त का जिसको अपर्याप्तक नाम कर्म की लब्धि है, जिसके पास प्राप्ति है, अपर्याप्त नाम कर्म की जिसके पास प्राप्ति है, लब्धि है, वो लब्धि मतलब उनके पास उसका मतलब उदय उसको है, वो लब्ध अपर्याप्ति, पर्याप्त। अच्छा अच्छा, गर्भज में अपर्याप्ति, हाँ अच्छा, सब कुछ तो नहीं है उसके पास टाइम, तो लब्धि अपर्याप्त किस तरह है ठीक है, ऐसे। अच्छा, ठीक है वंदना भैया प्रमोद जी। जैन जी। वरना भैया जी, ये पर्याप्ति को और निर्माण नाम की जो प्रकृति रहती है उसको कैसा देखेंगे? बहुत सुंदर। तो निर्माण जो हमारी कर्म प्रकृति है, वो सबसे जो हम ये सारी चीजें जो कर रहे हैं अभी, कोई पर्याप्ति की जो हम चर्चा कर रहे हैं, शक्ति को जुटाने की कर रहे हैं, तो वो शक्ति जुटाने के पीछे भी कौन है? कारण का कारण, मतलब मेरे शरीर बनाना का मेरा जो शरीर बन रहा है या इंद्रिया बन रही है, उसका कारण कौन है? उस कार्य का कारण कौन है? तो पर्याप्ति। और पर्याप्ति का कारण कौन है? तो कर्म का उदय, अलग अलग प्रकार के कर्म का उदय। तो जैसे पर्याप्ति के शक्ति जुटाने के पीछे भी कर्म है, वैसे शरीर को बनाना है, शरीर को बनाना है, ये कौन सा कर्म डिसाइड करेगा? तो निर्माण से करेगा। तो ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप कोई और एक कर्म है, जैसे कि पर्याप्त या 6 होगी कि 4 ही होगी या 5 होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? जाति नाम कर्म। क्योंकि इंद्रिया जितनी है उस इंद्रियों की अपेक्षा से ये हो जाएगा, तो जाति नाम कर्म जो है, तो उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उस पे से वो निर्वृत्त पर्याप्तक बनेगा या लब्ध पर्याप्तक बनेगा, ये निर्णय होगा। किंतु कितनी पर्याप्तियां करनी है पूर्ण? अच्छा, एक केंद्रीय है, जाति नाम कर्म बता रहा है, ये एक केंद्रीय है, एक केंद्रीय है, फिर भैया ऐसे ऐसे करो। तो कौन सा निर्माण होना है सबसे पहले? निर्माण पिक्चर में ये आएगा। नाम कर्म वाले जितने भी है ना, वो सबसे शरीर से संबंधित है। औदारिक वर्ग ना खींचनी है कि वैकरिक खींचनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? गति नाम कर्म, आयु नाम कर्म, गति से ज्यादा आयु नाम कर्म। सारे नाम कर्म एक साथ चलेंगे। बिल्कुल, जो जो उदय हो रहे हैं वो अपने अपने इफेक्ट के हिसाब से काम करेंगे, हर एक का अपना अपना स्वभाव। और निर्माण तो जैसे पहले अपन ने चर्चा की थी, वो अभी तक चल रहा है। जी, तो निर्माण तो चल रहा है। तो निर्माण क्यों चल रहा है? तो निर्माण नाम कर्म की वजह से भी चल रहा है। हाँ। और जो पर्याप्तियों में शक्ति, शरीर बनाने की जो शक्ति जुटाई थी, उस शक्ति के बलबूते जो कार्य शुरू हुआ है, वो कार्य भी चल रहा है। और वो कार्य के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल है कि नहीं है? हाँ, फैक्ट्री शुरू कर दी थी, फैक्ट्री चल रही है। कब तक चलेगी? रॉ मटेरियल आ रहा है तब तक। रॉ मटेरियल कब तक चलेगा? जब तक आयु है तब तक। तो उसी के साथ भी सहनन और संस्थान, वो सब भी एक साथ चलेंगे। अब ये कौन से नाम कर्म वाले हैं उसकी अपेक्षा से चलेगा। संस्थान तो सब जगह पर रहेगा, सहनन सब जगह नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। देव है उसकी अपेक्षा से, नारकी है उसकी अपेक्षा से। बहुत सुंदर, धन्यवाद देव। सुरेखा देवी। हाँ, वंदना भैया जी, वंदना माता जी। भैया जी, मेरा ये प्रश्न था कि वो जो आप पर्याप्ति अपर्याप्त के जीव होते हैं ना, फिर वो जन्म स्थान तक पहुंचता है और शक्ति जुटाने से पहले उसका मरण हो जाता है कि? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि वो अपने जन्म स्थान पर क्यों पहुंच रहा है? जन्म स्थान पर क्यों पहुंच रहा है? 2 है वहां पर। एक तो उसकी आयु
आयु कर्म जो है वो उतनी देर के लिए उसको अभी तक सपोर्ट कर रहा है, और दूसरा गति नाम कर्म, गति नाम कर्म उसको वहां पर लेकर के जा रहा है। कहां पर? उस गति में लेकर के जा रहा है। फिर वो गर्भज में, फिर जन्म स्थान में वो गर्भज में नहीं पहुंचेगा फिर? क्यों नहीं जन्म पहुंचेगा? स्थान गर्भ में जाएगा और गर्भ में जाकर के वो अपनी पर्याप्तियां शुरू करेगा, और वो पूर्ण होने से पहले मर जाएगा। लब्ध पर्याप्त, क्योंकि गर्भज में ये सारी पहले चीजें से, नहीं हाँ होती है, अच्छा। ये सिर्फ सम्मूर्छन में होगी। हाँ हाँ अच्छा, लब्ध पर्याप्त वाली बात जो है वो सब जगह नहीं वो होगी। गर्भज में नहीं होगी, हाँ सिर्फ, हाँ ठीक गर्भ है। जन्म उपपात जन्म दोनों में नहीं होगी, सिर्फ सम्मूर्छन अच्छा, जन्म में होगी। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न विजय लक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न। उसके पहले सुनीता उत्तर कर दीजिए। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे रुजुगति से जो जन्मा है तो उसकी पर्याप्ति उपपाद योग में ही पूरी हो जाएगी? नहीं, क्यों? एक वो समय तो का ही है, वो तो आहारक हो जाएगा ना? वो आहारक होगा, बिल्कुल आहारक होगा, किंतु उसी समय में वो आहार वर्गना लेकर शुरू होगा, उस समय में उसका उपपाद योग होगा, अगले समय में उसका एकांत अनुवृद्धि योग होगा, और वो तब तक चलेगा पर्याप्ति जब कहाँ तक। शुरू होगी? पर्याप्ति उपपाद में शुरू होगी या एकांतानुवृद्धि में? एकांतानुवृद्धि, एकांतानुवृद्धि के साथ नहीं, उपपाद के साथ ही, क्योंकि वो आहारक अभी तो पहले से वो अनाहारक बना ही नहीं है। रुजुगति से जब जाएगा तब आहारक था, आहारक ही बना रहेगा, क्योंकि रुजुगति हाँ, से जब जाता है तो अनाहारक बीच में गैप ही नहीं आती है। नहीं तो वहां पर्याप्ति शुरू हो जाएगी उपपाद योग में। हाँ बिल्कुल, उपपाद योग में तो होना ही होना है, क्योंकि क्या है ना कि सबसे छोटी इकाई समय है, तो हमको ये हाँ, देखना है कि उसी समय में वो पहुंच भी रहा है, उसी समय में और वो उसी आहार समय की पे वर्गना, पर्याप्त। क्योंकि हो सकता है कि पहले आहार वर्गना जो आ रही थी वो अवतारिक की आ रही थी, और अगली आ रही है वो वैक्रयिक की आ रही है, देवगति की अपेक्षा मान लो, तो वर्गना तो बदल जाएगी, किंतु शुरू तो होगी उपपाद के उसी समय में शुरू उपपाद होगी। के पहले क्या समय है ना में। कि कम से कम इकाई जो है उसकी समय है, और इसीलिए वो सारे कार्य एक उसी समय में किए, ऐसा ही आपको मानना पड़ता है। ठीक। ठीक, चलिए विजय लक्ष्मी जी। तो 11वें जिनका, स्थान एक मिनट में दीदी, जिनका जिनका माइक खुला है कृपया माइक को बंद करें। स्मिता दोषी दीदी, सुरेखा दीदी, दीपा मेहता दीदी, अपने अपने माइक की जिम्मेदारी लेकर के बंद कर देना, ठीक है। चलिए, हाँ बोलिए। 11वें गुणस्थान से जो उपशम से मरता है वो चौथे गुणस्थान से देवलोक में जाता है, तो कंपलसरी सर्वार सिद्धि में जाता है, कि दूसरे कोई भी स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा कुछ रूल है? देखो, 11वें से जाएंगे तो सर्वार सिद्धि मैक्सिमम बताया है, नहीं तो आगम में इस प्रकार का वर्णन है कि उपशम श्रेणी से मरा हुआ जीव जो है वो पहले स्वर्ग से लेकर के ऊपर के स्वर्ग में जा सकता है। मतलब कोई भी स्वर्ग में जा सकता है, ऐसा कोई क्या भी कुछ होगा? वैमानिक में ही जाएंगे। 10वें में मतलब अगर ऐसा उतरते वक्त 10वें में पूर्ण होती है, उतरते वक्त 9वें में पूर्ण होती है, नहीं उतरते नहीं, वक्त मुझे 8वें में पूछना था होती है। 11वें में उसका पूर्ण होता है, 11वें 11वें में में उसकी आयु ज्यादातर पूर्ण वर्णन होती 11वें में जो आता है वो सर्वार सिद्धि का आता है। हाँ वही पूछना था, वो बट कंपलसरी नियम, अकाट्य नियम है ना? नहीं 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 नहीं, ये नियम है कि नहीं, इसी के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि वर्णन जिस प्रकार से आता है उपशम श्रेणी की अपेक्षा से कि ये पहले दूसरे स्वर्ग तक भी कोई आ सकता है। अब वो सर्वास, अब 11वें गुणस्थान वाला पहले दूसरे में आता है क्या, ये चर्चा देखनी पड़ेगी। नहीं नहीं ऐसा ठीक है, ये देखनी पड़ेगी। मनीषा जी। वंदा में माता जी, वंदना भैया जी। हम्म। वो पर्याप्ति पहले उनकी शक्ति पूर्ण हो जाती है, लेकिन मरण तक उसका कार्य चलता है, तो कार्य कैसे चलता है मरण तक? एक मिनट फिर से बोलिए। पर्याप्ति हम्म। पर्याप्ति से शक्ति पहले पूर्ण हो जाती है, लेकिन हम्म। कार्य मरण तक चलता है, तो वो कार्य कैसे चलता है? एक बार शक्ति जुटा दी आपने, तो शक्ति जुटा दी तो मशीन चालू हो गई, और मशीन जो चालू हो गई अब उसको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए जो आ रहा है, तो रॉ मटेरियल आएगा मशीन चल रही है, रॉ मटेरियल आएगा मशीन चल रही है। मशीन कब तक चलेगी? जब तक आयु कर्म है तब तक। लेकिन अपना शरीर तो पहले पूर्ण हो गया था। शरीर कहाँ पूर्ण हो गया था? शरीर तो बन रहा है। शरीर पूर्ण थोड़ी होगा बचपन में ही, तो शरीर तो अंतिम समय तक हमारा बनते रहता है। वो क्यों बनते रहता है पुद्गल, तो पुरानी निकल के जाएगी, नवी आएगी, पुरानी निकल के जाएगी, आगे आएगी।
वृद्धि होगी, बहुत सारी चीजें होगी। है ना? और देख तो श्वासोच्छ्वास बचपन में हमारी सारी पांचों इंद्रियां जो है, माता के गर्भ से हमारा जब लौकिक जन्म होता है तो हमारी पांचों इंद्रिया का विकास जो है वो होकर के आ गया है, उसका और आगे विकास बढ़ते जाता है। तो इंद्रियां तो बनी है और उनका विकास जो है वो तो और चलते रहता है, किंतु उसकी क्षमता वगैरह जो है वो शुरू हो चुकी है। आगे जो है वो और भी अपने अपने एज के हिसाब से वो चलती रहेगी। अभी जो मन है तो वो पहले का बचपन का मन और अभी का मन, उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, यहाँ पर द्रव्य मन की चर्चा चल रही थी, यहाँ पर भाव मन की चर्चा नहीं है, ये द्रव्य मन की चर्चा है। जिसके सहारे से चिंतन आदि किया जाता है वो सब भाव मन है, विचार आदि किए जाते हैं वो सब भाव मन है। किंतु ठीक। जिसके आधार से भाव मन किसके आधार से, वहां पर द्रव्य मन के आधार से है। तो जो द्रव्य मन है वो द्रव्य मन है जिसको आठ पाकुड़ी वाला वगैरह कहा जाता है, जो अति सूक्ष्म है, उसकी रचना। और वो रचना जो है उसके भी परमाणु निकलते रहते तो उसके वापस परमाणु आते हैं, तो जो निकलना आना ये उससे से वो मनोवर्गना जो है वो आती रहती है उसकी। अच्छा, ठीक है। और वो केवली अवस्था में वंदना। क्या आती है, सिर्फ 14वें गुणस्थान में ही वो बंद होती है, 13वें गुणस्थान तक आती रहती है। ठीक है भैया जी, वंदन। चलिए, शोभा अजमेरा दीदी। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। मुझे ये पूछना था कि गर्भ में तो शरीर पूर्ण नहीं होता है ना? कौन बोला? मुझे उसके आंखें आना बाकी है, उससे हाथ पांव बनना बाकी है, अरे तो फिर वो लौकिक पर्याप्त लौकिक कैसे शरीर, कहलाएगा? दीदी लौकिक शरीर जब जन्म होता है तो ये सारी चीजें नहीं होती, हाथ पांव नहीं होते, आंखें आंखें कान नहीं होते। जन्म होता है तब होती है? हाँ, तो उसके पहले नहीं होती है। गर्भ में तो अभी प्रक्रिया चालू है। हाँ, तो गर्भ में प्रक्रिया चालू है, कोई बात नहीं है, तो इसीलिए तो उन्होंने तो कहा ना कि ये कर्म। तो फिर वो अच्छा, निवृत्त पर्याप्त अच्छा, बोलेंगे ना? एक मिनट, अगर आप मान लो कि जिस समय में जन्म हो गया, 9 साढ़े 9 महीने के बाद में जन्म हो गया, तो जो आंख है क्या वो पूर्ण हो गई? आपकी आंखें अभी भी बन रही कि नहीं बन रही है? पुद्गल है तो पूरन गलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो वो सारा काम जो है वो चालू ही रहता है उसका, वो बंद नहीं होता है, प्रति समय चल रहा है वो। नहीं तो गर्भ में उसको पर्याप्त कैसे बोलेंगे? पर्याप्त कार्य पूर्ति को पर्याप्त नहीं कहा है, कार्य करने की शक्ति की पूर्णता को वहां पर पर्याप्त कह दिया। आंख बनाने की शक्ति आ गई, पर्याप्त हो गया, ऐसा अर्थ है उसका। ठीक है, चलिए, विकी जैसा बोलिए। माता जी को वंदना, आपको वंदना साहब। अच्छा, मैं ये निवेदन करता था कि जैसे मैंने बचपन में पढ़ा था कि योग्य पर्याप्तियां पूर्ण न होना वो अपर्याप्त कर्म का कार्य है। अभी आपने फरमाया कि भाई एक भी पर्याप्ति पूर्ण न होना जी, तो इसका थोड़ा हमें आगम प्रमाण मिल जाएगा क्या साहब? हाँ मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास इसका लिखा हुआ है, मैं शायद जो निकाल करके आपको दे दूंगा, क्योंकि जी चार्ट जी में जो लिखा है, एक मिनट में आपको बता दूं, अगर वहां पर होगा तो इमीडिएटली दे दूंगा। एक भी पर्याप्ति ना पूर्ण हुई है ना पूर्ण होगी, ये लब्ध पर्याप्त का स्वरूप बताया है। ठीक है, अच्छा, चलिए, तो हम निकाल करके आपको भेज देंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद साहब। हाँ, मैंने कि कोई जिज्ञासा हो तो हाथों हाथ समाधान ले लेना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने नहीं डाला तो पीडीएफ में आपके आपके माध्यम से अभी पॉइंट उठा है तो हम वहां पर पीडीएफ में डाल देंगे। यहाँ पर तो सिर्फ लिखा हुआ है, किंतु उसका आगम प्रमाण नहीं, तो आगम प्रमाण निकाल करके डालना पड़ेगा। राजकुमारी दीदी। हाँ भैया जी, 7वें गुण स्थान के ऊपर अपनी क्षयोपम सम्यक दर्शन की सत्ता रहती है कि सत्ता उदय तो नहीं रहता, सत्ता रहती क्या? देखो, क्षायब शमिक सम्यक्त्व जो है, क्षायब शमिक सम्यक्त्व क्यों है हमारे पास? 7 प्रकृति का क्षयोपम किया इसलिए है। तो सत्ता सम्यक्त्व की होगी या कर्म की होगी? क्योंकि सम्यक्त्व तो उसका फल है, कर्म के क्षयोपम का फल है। सम्यक्त्व हमें किसी कर्म की वजह से नहीं होता, जी, कर्म के क्षय से, कर्म के क्षयोपम से या कर्म के उपशम से हो रहा है। किसी जी, कर्म के उदय से सम्यक्त्व नहीं होता है। जी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? सत्ता किसकी रहती है? जो कर्म है उनकी सत्ता रहती है। तो सम्यक तो कोई कर्म है क्या? सम्यक तो प्रकृति की चर्चा नहीं है यहाँ पर, जो सम्यक तो श्रद्धान जो उत्पन्न हो रहा है उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है ना? तो फिर
तो फिर 7वें के ऊपर नहीं रहता क्षय उपशम सम्यक दर्शन की 7वें सत्ता। के ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रक्रिया बदलती है। क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक्त के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो चारित्र में विशुद्धि बना दे। और चारित्र में विशुद्धि जब तक नहीं बनती है तब तक वो 8वें गुणस्थान आदि में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके लिए दो प्रकार के, क्योंकि वो तो है तो क्षयोपशमिक क्या है, सदोष है। तो निर्दोष वाले जो है या तो औपशमिक सम्यक्त या तो क्षयिक सम्यक्त, तो ये दोनों में से निर्दोष सम्यक्त की जरूरत है, जिसकी वजह से चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम किया जा सकता है। उतनी विशुद्धि बन सकती है उनके उसकी सहायता से वो आगे आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, वो द्वितीय सोम वाला जो क्षय उपशम सम्यक दर्शन में कन्वर्ट हो जाए तो वो चौथे में आ जाएगा, मरण उसका गुणस्थान चौथा हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि वाले का, इसलिए फिर वहां वो क्योंकि क्षय उपशम विग्रह सम्यक गति दर्शन में कर लेगा। क्योंकि विग्रह गति के गुणस्थान पहला दूसरा चौथा ये 3 ही है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। चलिए ललिता दीदी बोलिए। माता जी वंदना भैया वंदना भैया। 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति की सत्ता है। किसकी सत्ता है? 11वें गुणस्थान में हाँ मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति की का सत्व है। हाँ, तो मोहनीय कर्म की है ना, सम्यक्त की थोड़ी कहेंगे उसको। नहीं, सम्यक्त की नहीं, सम्यक प्रकृति की भी सत्ता उसके नीचे की भी है। सम्यक्त प्रकृति और सम्यक्त दोनों में भी अंतर है ना दीदी। सम्यक्त नहीं, सम्यक्त प्रकृति नहीं कहा जाए। सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त में वो दोष लगाने वाली है। मैं आपको बताऊं भैया, राजकुमारी जी जो पूछी हैं मैं वो समझ गई उनको, क्योंकि वो मेरा भी क्लास अटेंड करती हैं। वो इसको उन्होंने ऐसा शब्द उनको हमने 2 बार पूछा। वो ऐसे कर्म समझ जाएंगी। हाँ, वो समझ नहीं पाई होंगी भैया। मैं जितना जानती हूँ, दरअसल उनका पूछने का यही मतलब है कि सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति और मिथ्या प्रकृति का सत्व है कि नहीं। हाँ, ये तो पूछना फिर चाह क्षय रहे थे। तो फिर उसको क्षयपशमिक सम्यक्त तो नहीं कह सकते। आपको सम्यक्त तो नहीं, प्रकृति के बारे में पूछना पड़ेगा प्रश्न। और हमने वही हाँ, कहा कि वही कर्म जो है तो। कर्म की सत्ता रहती है, सम्यक्त की सत्ता वाली बात नहीं है, क्योंकि सत्ता कर्म की होती है। और हाँ, वही दूसरा मैं दीदी कहना आपने चाहती हूँ। मुझे आप ठीक, आपका उत्तर ठीक है भैया। नहीं नहीं वो बस ठीक है ललिता दीदी। वो दूसरा पूछे दूसरा नहीं जो ठीक आपने है तो। ललिता दीदी दूसरा जो आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा है, अनादि मिथ्या दृष्टि और अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि दोनों प्रथमोपशम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। हाँ जब चर्चा चल रही है इसलिए हमने बहुत अच्छी तरीके से वहां पर खुलासा किया। चर्चा जब प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की चल रहे हो तब जाकर के उसका जो स्वामी है वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए प्रथमोपशम करने के लिए। फिर वो अनादि भी हो सकता है, साधी भी हो सकता है, कोई भी दोनों में से कोई भी हो सकता है। और द्वितीयोपशम करने के लिए एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, तब जाकर के हाँ द्वितीयोपशम कर हाँ सकते हाँ। वो भैया वही वही नियम है। नहीं, हम तो वो प्रथमोपशम 6 प्रकृति 7 प्रकृति की सत्ता वाला भी करता है। हाँ, तो वो हम प्रश्न इस करेंगे। हिसाब से पूछेंगे तो ये उत्तर आएगा ना। आप सम्यक्त की चर्चा करो और सम्यक्त प्रकृति बन में पढ़ो तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा चीज। आप तो ठीक ही दे रहे हैं भैया, वो ठीक नहीं समझेंगी इसलिए मेरे को नहीं बोलना नहीं कोई बात नहीं, इसलिए हमने खुलासा कर दिया। इसलिए हमने खुलासा कर दिया कि जो सत्ता होती है कर्म की होती है, सम्यक तो कोई सम्यक वो तो सम्यक गुण दर्शन है, जो है, सम्यक दर्शन कोई वो गुण करता है नहीं भैया। है। नहीं नहीं, वो तो गुण है। जी सम्यक चलो तो आगे गुण आगे। अर्चना दीदी पूछो। भैया जी एक चीज पूछना था। मैं जो जो पढ़ाई हूँ लब्ध पर्याप्तक उसको होते हैं पंकज भैया से पूछी और उनकी पूछने एक का भी तरीका गलत। पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। मेरी सारी बात गलत तो हो गई। वो उनका शरीर मतलब बनता ही नहीं होगा कुछ भी। फिर से बोलिए। मतलब क्या उनका क्या लब्ध पर्याप्त तक कहना वो अपूर्ण रहता है शरीर। मतलब कुछ भी बॉडी शरीर मतलब कुछ भी इतना छोटा मोटा कुछ अरे भी भाई नहीं बनता। थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे आप वो महिलाएं हमारी माता भगिनी वो स्वेटर वगैरह बुनना शुरू करती कि नहीं करती है? हाँ है ना, स्वेटर बुनना शुरू कर दिया और थोड़ा सा बुन लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना इतना सा बुन लिया, और आपके पास जितनी वो वूल थी वो वूल ही खत्म हो गई। हाँ ये हालत हो गई ना, तो वो काम रुक जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। अब वूल जब तक नहीं मिलती है, अब यहाँ पर उदाहरण के लिए तो आपको आप बोलोगे मैं मार्केट में से वूल लाओगी, कि यहाँ से आयु कर्म कहाँ से लाओगी? आयु कर्म तो खत्म हो गया, अगले भाव में चले जाएंगे। अच्छा वही मेरे को लगा कि इतना इतना शरीर बनता होगा क्योंकि ना शरीर पर्याप्ति है ना थोड़ा सा आहार शरीर तो पर्याप्ति जितना जितना शरीर देखो, अगर 4 समय 5 समय 10 समय 15 समय 1 आवली 2 आवली
असंख्यात समयों की तो आवली है, और अगर इतनी आवलियां भी अगर बीत गई तो उसके लिए जितने समय आए हैं उसमें असंख्यात, उतने समयों में वहां पर उसका एकांतानुवृद्धि योग हुआ है, वो बढ़ते बढ़ते गया है, और उतने से उसने आहार वर्गना खींची है, और जितनी आहार वर्गना खींची है उसने अपना कार्य जो है वहां पर शुरू किया है। तो शुरू किया किंतु वो पर्याप्ति जो है वो शक्ति शक्ति जो है उसकी पूर्ण नहीं हो पाई, बस यही बात है। ठीक है समझ में, मतलब बहुत छोटा मोटा कुछ बना है। कुछ तो बना होगा उसका। हाँ भैया जी, कल का नारकियों में से एक क्वेश्चन मुझे कल शाम को सामायिक कर रही थी तब याद आया, मतलब चिंतन कर रही थी कि जो बोलते हैं सातवें नर्क के जो नारकी को मतलब वज्र वृषभ नारा जिनका शरण होगा है वो, हाँ, वो ही सातवें में जा सकते हैं। जी। तो उधर के नारकी का भी वज्र प्रसाद नारासन होगा क्या? इसका नारक की नहीं, नरक में जाने के लिए उसके पहले मरण करके जो आपके जो मनुष्य तिर्यन जो भी रहेगा जो नरक में जा रहा है वो वज्र वृषभ नारा सहनन के बलबूते पर जाएगा। उसके बिना वो तभी, अगर उसके पास वो वाला सहनन है तभी उस प्रकार का वो पाप कर सकता है कि उसके फलस्वरूप वो सातवें नरक में जाएगा। वहां जाएगा तो वहां पर सहनन वाली तो कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि देव सहनन वाली चर्चा मुख्यतः से सप्त हाँ धातुओं की ठीक अपेक्षा है, से होती है। राइट मेरा दिमाग। नहीं कोई बात नहीं, चलो ठीक। ऐसे ही मोक्ष में भी लगा देना, तो मोक्ष पुरुषार्थ उसके साथ किया जाएगा। एक बार मोक्ष मिल जाएगा तो वहां पर उसकी कोई चर्चा नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बात। चलिए पूर्णिमा दीदी। बंदाई माता जी, वंदना भैया। भैया जी, जैसे अपन 6 पर्याप्ति की परिभाषा शुरू करते हैं तो सभी में हार वर्गणा सभी में आएगी? नहीं, जैसे पहले में तो हार वर्गणा आ गई, हार यानी कि अपने हार पर्याप्ति में हार वर्गणा, फिर उसके बाद में सरी पर्याप्ति में भी चारों हार में वर्गणा। पहली चारों पर्याप्ति का रॉ मटेरियल आर वर्गना से ही आ रहा है। हाँ, 5वीं में भाषा आएगी और जी 6ठी में मनोवर्गणा। जी। इतना ही है कि इंद्रिय पर्याप्ति में डायरेक्ट आहार वर्गना उपयोग नहीं होती है, आहार वर्गना से बना हुआ खल भाग रस भाग जो है वो उपयोग में आता है। शरीर पर्याप्ति में भी वो जो कन्वर्जन हो चुका है उसका उपयोग किया जाएगा, खल भाग रस भाग का किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आहार पर्याप्ति का काम क्या बचेगा, क्योंकि जैसे बेसिक अपन कन्वर्जन जो है, परिभाषा हाँ बेसिक कन्वर्जन जो है उसको करना पड़ेगा। परिभाषा स्टार्ट करेंगे तो आहार वर्गणा से लिख के अपन परिभाषा शुरू कर देंगे पहली 4 में। तो आहार वर्गना आगे की 3 पर्याप्ति के लिए रॉ मटेरियल बनाती है। दीपा दीदी। मेरा कल के स्वाध्याय में का है जी। तो आप बोले थे लवण समुद्र में ही ज्वार भाटा होता है, शिखा आ गई वहां पर। हाँ, और चंद्रमा की वजह नहीं है नहीं, वो नीचे के। तो फिर हमारे यहाँ भी जम्बूद्वीप में ज्वार भाटा दिखता है ना, छोटे मोटे अपने यहाँ जो समुद्र। ज्वार भाटा हो रहा है तो आर्यखंड के समुद्रों में हो रहा है ना, लवण हाँ समुद्र की चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ पर पाताल है क्या, अपने नहीं हिंद महासागर में, अरेबियन महासागर में, उसमें कोई पाताल है क्या? नहीं है। नहीं है, फिर भी यहाँ हो के रहा है। कारण, हाँ यहाँ के कारण अलग है, वहां के कारण अलग है। और वो भी मैंने कल एक चर्चा की थी कि अपना सूर्य भी कितना 333 योजन तक ही अंदर तक जा रहा है, तो उतने से अगर वो प्रभावित करना है तो क्या पूरे लवण समुद्र को 2 लाख योजन वाले को प्रभावित थोड़ी कर सकता है? तो ऐसा नहीं बनेगा। तो वो उसका अगर प्रभाव आदि पड़ना है वो तो कहाँ पर पड़ेगा, अपने यहाँ पर वो जो चांद सूर्य जहां पर जिनके नजदीक जाते, जिन जल के आर्यखंड का जो जल है वहां पर जाते उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है उसका। नहीं, उधर पाताल के कारण, हवा के कारण होगा ज्वार भाटा, मगर अपने यहाँ किसके कारण? अपने यहाँ का जो है आगम के अंदर तो इसका उत्तर नहीं है, आधुनिक विज्ञान जो कहता है हमने बता दिया। आगम में तो अपने आर्यखंड के कोई समुद्र की ज्वार भाटे की चर्चा ही नहीं है। नीरज जी। वंदना माता जी, वंदना भैया। वंदना। जैसे गर्भज के अंदर इसको कैसे घटाएंगे लब्ध पर्याप्तक जीव को? गर्भज के अंदर लब्ध पर्याप्तक होगा ही नहीं, नियम से नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा, उपपाद वालों के भी नहीं होगा, गर्भज में भी नहीं होगा, सिर्फ सम्मोचन वालों में ही होगा। सम्मोचन वालों में तो और गर्भज सिर्फ पंचेंद्रियों में है। नहीं, मनुष्य जीवन में सम्मोचन जीव जो होते हैं वो सम्मोचन से जन्मेंगे, वो गर्भज से नहीं जन्मेंगे, इसलिए उनमें लब्ध पर्याप्तक हो सकता है। जो जन्मेंगे तो उनकी जो लब्ध पर्याप्तक उसके अंदर
गत आएगा, तो उसके अंतर्गत किस तरह से, जैसे एक कोई भी जीव को पकड़ लेते हैं अपन, तो समूचन चलो जीव एक कहेंगे उदाहरण ले उसको। लेते हैं। एक कोई जीव है जिसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उसके मनुष्य पर्याय का, मनुष्य गति मनुष्य आयु का उसका उदय है। ठीक है। ऐसा जीव मान लीजिए कि कोई अशुद्ध जगह पर वो समुच्चय से जन्मने वाला है, वो वहां पर जीव आ गया, उसने वहां पर आकर के उसका जन्म भी हो गया वहां पर आकर के, तो उसका तो उपपाद स्थान तो हो गया। तो प्रथम समय में उसका उपपाद योग था, आहार मार्गणा आहार पर्याप्ति शुरू हो रही है उसकी, एकांतानुवृद्धि योग बढ़ते बढ़ते जा रहा है, और वो बढ़ते जाने तक अभी तक उसकी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही आयु पूर्ण हो गई, मर गया। तो वो पर्याप्ति पूर्ण, जैसे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 137 नंबर की गाथा के अंतर्गत 18वें श्वास के अंदर उसकी अपर्याप्ति पूर्णता जी में बताई। 1/24 सेकंड बताया गया है। आएगा ये विषय भी, और कल आएगा, आज नहीं दिया आपने, क्योंकि थोड़ा सा गणित है उसमें, और जो अंतर्मुहूर्त में कितने क्षुद्र भव होते हैं उनकी चर्चा अभी तक हमने पूर्ण नहीं की है, वो कल आएगी। जी जी, ठीक है। क्योंकि वो वाला पोर्शन आज तो एक बेसिक जो पर्याप्ति की जो सारी चर्चा है वो ले ली है। अभी तक बहुत सारी चीजें चर्चा पर्याप्ति में होनी है। अभी तक तो एक साथ शुरू होती है, किंतु खत्म अलग अलग तरीके से होती है, उसके अंदर का जो संख्यात संख्यात विशेष आदि उसको समय लगता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो तो गणित के द्वारा, अंक संदृष्टि के द्वारा हमको देखनी है, वो हम कल देखेंगे। जो लब्ध पर्याप्तक जीव है भैया जी, हाँ माता जी, जो लब्ध पर्याप्तक जीव है वो समूर्छन ही होते हैं क्या? वो नियम से समूर्छन होंगे। जन्म की अपेक्षा, जन्म तीन ही प्रकार के हैं, गर्भज, उपपाद और सम्मूर्छन। तो गर्भज और उपपाद में होंगे ही नहीं, सम्मूर्छन में ही नियम से होंगे। जो मनुष्य के पसीने में भी तो होते ना वो सारे सम्मूर्छन। वो उनको मनुष्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनकी मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उदय है, उनका संगीपना, उनको संगी भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि मनुष्य में जबकि उसके द्रव्य मन तो बनने वाला ही नहीं है उसका, बट भाव मन की अपेक्षा से वहां पर, भाव मन मतलब भाव मन के लिए लगने वाले कर्म का जो क्षयक्षम है वो तो उसके रहता ही रहता है। तो उसमें से इतनी ही बात है कि शरीर बनाने से पहले ही मर जाएगा वो, ये बात है। किंतु उसको मनुष्य कहेंगे। क्यों मनुष्य कहेंगे? क्योंकि उसके मनुष्य आयु मनुष्य गति का उदय है उसके। निशा दीदी। वंदना भैया, वंदना भैया जी, मुझे पूछना था कि 6 पर्याप्तियां हैं, तो जैसे आहार, शरीर बना, उसके बाद फिर इंद्रियां उसमें नहीं आएंगी? शरीर हो गया शरीर के तो पश्चात आएगी तीसरी पर्याप्ति। इंद्रिया। देखो शुरू जो है 6 की 6 पर्याप्तियां, अगर सही की अगर चर्चा करो तो 6 की 6 पर्याप्तियां एक साथ शुरू होती है। अच्छा, जैसे आहार से शरीर बना, शरीर में वो इंद्रियां नहीं आएंगी? इंद्रियों को अलग से क्यों लिया? क्योंकि शरीर में सिर्फ इंद्रियां नहीं होती है, इंद्रियों को उन्होंने एक अलग तरीके से रखा है, उसको एक प्रधान रूप से रख दिया उसको। ठीक है ना? क्योंकि देखो आपके आते हैं, आपका रक्त है, आपके अंदर जैसे कोई वेन्स है। मर गया है, जैसे कोई मर गया तो उसका शरीर ही है, इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हम होंगी लोग फिर? शरीर को क्या कहते हैं? प्रधान रूप से जो पूरा है, अभेद रूप से उसको शरीर कह दिया। ठीक है, वहां पर भी अभेद रूप से शरीर ही बोल दिया, किंतु शरीर में से उन्होंने फिर आगे चल करके और 4 चीजों को प्रधान रूप से रख दिया, क्योंकि उनके लिए विशेष शक्ति की जरूरत होती है। तो उसीलिए जो शरीर पर्याप्ति से जो शक्ति प्राप्त हो रही है उससे इंद्रियां नहीं बनती है, इसलिए इंद्रियों को बनाने के लिए और विशेष शक्ति लगती है। तो वहां पर उसकी इंद्रिय पर्याप्ति की चर्चा की। श्वासोश्वास की रिस्पिरेटरी सिस्टम बनाने के लिए और विशेष शक्ति लगती है, वो शरीर की पर्याप्ति से प्राप्त नहीं होगी तो उसको और अलग से रख दिया। तो अर्थ यही हो गया कि दूसरी पर्याप्ति जो शरीर पर्याप्ति, उसको छोड़ करके आगे की जो 4 पर्याप्ति है उनको बनाने के लिए और विशेष 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 शक्तियां लगती है, इसलिए उनका अलग से वर्णन कर दिया है। फाइनली शक्ति तो अभेद रूप से है, एक ही है। हाँ, शक्ति अभेद रूप से है, और ये शक्ति कहां से मिल रही है? पर्याप्त नाम कर्म के उदय से मिल रही है। हाँ। कार्य अलग अलग है, इसलिए उनको भेद रूप से वर्णन कर दिया। बाकी ऐसे तो पूरी पर्याप्ति, ऐसे 6 पर्याप्ति एक ही, ऐसे ही बोल सकते हैं। अभेद रूप से तो एक ही पर्याप्ति, अभेद रूप से पर्याप्ति एक, किंतु ये पूर्णता का उसको लगने वाला जो कालावधि है वो
अलग अलग है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी, पूर्णता की अपेक्षा से। कल ये विषय और आएगा, समझेंगे। बट आप जैसे कह रही है उसको अभेद रूप से जब देखोगे तो सारी सारी पर्याप्ति है, शक्ति को प्राप्त करना बस। ठीक है, चलिए सुरेखा दीदी। हाँ, वंदना भैया जी, आपने जो वो योग, एक काल में योग एक ही योग होता है ऐसा बताया ना, तो भी इस तरह योग की एकांतानुवृद्धि योग की जो चर्चा हमने की, एकांतानुवृद्धि योग में क्या होता है कि जो परिस्पंदन है वो प्रति समय बढ़ते 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 जाएगा। अच्छा, आत्मा के परिस्पंदन की जो शक्ति है वो बढ़ते 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 जाती है। ठीक है, और ये कब तक चलता है? पूरी की पूरी निरुक्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण होने तक एकांतानुवृद्धि ही चलेगा। लेकिन ये कैसे समझ में आता है कि ये एक ही योग का उसको एक योग है, ये ऐसा कैसा समझ में नहीं, वो आएगा? तो मन वो वचन का तो ये तीनों योग होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो तो अलग बात है। अच्छा, मन वचन काय की क्रिया प्रवृत्ति के अभी तो वो वहां पर मन बना ही नहीं है, तो मन की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? वचन बना ही नहीं है तो वचन की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? है ना, वो तो पर्याप्तक होने के पश्चात, क्योंकि पर्याप्तक होने के बाद भी तो परिणाम योग है ही ना। हाँ 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 हाँ। तो ऐसा नहीं कि उसके पहले भी ये नहीं हो रहा है, तो मतलब वो वाला योग जो कहना है परिस्पंदन, वो अलग बात है, यहाँ पर अलग बात है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो परिस्पंदन के प्रकार है, परिस्पंदन किस प्रकार का हो रहा है, हाँ, इस योग से जो जो उपपाद के समय होता है और एक समय के लिए, क्योंकि उपपाद तो एक समय का है, तो उपपाद योग भी एक समय का ही हो गया। अच्छा, उसके आगे जो हो रहा है वो प्रति समय बढ़ते जाने वाला, ये उसकी विशेषता है, तो उसको उन्होंने दूसरा नाम दे दिया एकांतानुवृद्धि योग। अच्छा, ये कब तक बढ़ते जाता है? तो बोले निरुक्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण होने तक बढ़ते जाता है। तो द्वितीय समय से लेकर के निरुक्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करने तक एकांतानुवृद्धि योग चलेगा। तो ये विशेष प्रकार है उस योग के, परिस्पंदन किस प्रकार से हो रहा है उसकी अपेक्षा से। अच्छा, और आगे कल हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि ये सब जीवों की निरुक्त पर्याप्तक अवस्था एक ही प्रकार के समय में नहीं रहती है, कम ज्यादा होती है। अगर मान लो कोई जीव दुख से सुख में जा रहा है, ध्यान से सुनना, दुख से सुख में जा रहा है, मतलब मरण उसका दुखदाई अवस्था में हुआ है, दुखदाई गति में हुआ है, और वो नया जन्म उसका सुखदाई गति में हुआ है, तो उसकी निवृत्त पर्याप्तक अवस्था जल्दी पूर्ण होती है। और अगर इसके उल्टा है, अगर जीव सुख वाली गति से दुख वाली गति में जा रहा है, तो उसको निवृत्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करने के लिए थोड़ा समय ज्यादा लगता है। अगर कोई मनुष्य है नरक में जा रहा है, तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था थोड़ी सी लंबी चलेगी, और अगर कोई मनुष्य है वो देवगति जा रहा है, तो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था छोटी चलेगी। अच्छा, ठीक है, अब इसको ज्यादा तर्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्या है, बट एक समझाने के लिए इस प्रकार से बता रहे हैं। सुनीता दीदी पूछिए, अगला प्रश्न है। हाँ वंदना भैया जी, ये पर्याप्तियों को कारण और प्राण को कार्य कहा है, तो क्या पर्याप्तियों का कार्य प्राणों में कार्य जो चलता है वो किसी विवक्षा से है? पर्याप्ति प्राण के साथ में जो किस प्रकार का हमें उसका वर्णन संबंध लगाना है, पर्याप्ति कौन सी, प्राण कौन सा, प्राण कौन सा, पर्याप्ति कौन सी, एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से निर्भर है, ये गोबरसा जीवका में जिस प्रकार से किया है, ये जब प्राण का आएगा प्रकरण तब हम इसकी चर्चा भी करेंगे। इसके आगे पर्याप्ति के आगे प्राण होगा। पहले पर्याप्ति को समझेंगे, फिर प्राण को समझेंगे, फिर पर्याप्ति और प्राण इसके बीच के संबंधों को समझेंगे। ठीक है, कुसुम दीदी कुसुम दीदी मुंबई, बोलिए। वंदामी माता जी, वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न कल पाताल के इसमें बारे में है, पूछ लो? पूछ लो, मैंने वो पीडीएफ तो अभी बंद कर दी, किंतु पूछ लो। नहीं, इजी है ये, ज्येष्ठ पाताल और मध्यम और अच्छा, इजी है, इसका भी निर्णय आप नहीं कर दिया, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो, चलिए। आप प्रश्न भी पूछ रही हो और इजी है करके भी बता रही हो। आपके लिए तो सब इजी है ना भैया। अरे कोई बात नहीं, ऐसा मत कहो भाई, ऐसा मत कहो, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं आप लोगों के, प्रश्न ऐसे रहते हैं ना, पूरी तैयारी करके बैठना पड़ता है, नहीं तो फिर
अब देखिए फिर भी 4 प्रश्न ऐसे निकलते जिसको देख करके बताऊंगा, मुझे पता नहीं, ये तो बताना ही पड़ता है क्योंकि हम सर्व के थोड़ी छतबस्त ही है सब लोग। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए प्रश्न। हाँ, मतलब भैया ये तीनों जो पाताल है ये छोटे एक ही जगह पे है या अलग 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 है? ये कल का चित्र सामने लाइए आंखों के। ये चित्र तो है मेरे साथ में। हाँ देखो, अभी सबसे पहले तो लवन समुद्र का पट्टा देखो, 2 लाख योजन वाला। हाँ ठीक है, उसके बीचों बीच में डॉटेड लाइन बनाई थी देखो, 10,000 योजन की। हाँ 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 आपस में 10,000 योजन का डिफरेंस है दोनों में, मतलब दो जो उसके जो ये बन रहे हैं, तो वो जो डॉट 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 जो है वो क्या है? वो जघन्य पाताल है। अच्छा। उसके बाद में मुख्य दिशा की तरफ जो दिख रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में, वो ज्येष्ठ पाताल है, बड़े वाले 1 लाख योजन वाले, गहराई 1 लाख योजन, उसका बीच वाला व्यास, ये बड़े वाले हैं। और वी दिशा में जो है वो मध्यम पाताल है। एक ही जगह पे है ना? एक जगह पर कैसे होंगे? 4 दिशा के 4 बताए ना। अरे 4 दिशा में है पर है एक ही जगह, दिशा अलग अलग है। जैसे हाँ मतलब उसका, अगर आप उसका पीसीडी कहोगे, हाँ व्यास, हाँ जैसे इंजीनियरिंग लैंग्वेज में से उसको पीसीडी कहते हैं, मतलब क्या, उसके जो सेंटर है वो सेंटर सभी का एक ही में से जाएगा। बिल्कुल ठीक, हाँ 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 बिल्कुल। धन्यवाद। तो किसका जाएगा? किसका? ज्येष्ठ पाताल और मध्यम पाताल का जाएगा। किंतु जो छोटे पाताल है, जो कनिष्ठ पाताल कहे जाते हैं, जो जघन्य पाताल कहे जाते हैं, वो जघन्य पाताल कैसे देख लेना, उनके बीच में 10,000 योजन का अंतर है, जो डॉटेड डॉटेड वाले दिखाए हैं। मतलब जो उसमें से 500 एक बाहर की डॉटेड लाइन में है और 500 जो है अंदर वाले डॉटेड लाइन में है। जगन्य तो 5 ही है भैया। हमने तो 1,000 बताए थे, आपने अब इनको डिलीट कर दिया होगा, आपने जाकर के नष्ट किए होंगे, तो हमें नहीं मालूम। ये है ना भैया, कहा क्या है? जगन्य तो 5 ही है ना, बीतियों की मोटाई 5। हाँ, बीतियों की मोटाई 5 बताई है और ज्येष्ठ की 500 हाँ, तो है। भित्तियों की मोटाई 5 हो गई, मतलब उसकी जो बाउंड्री वॉल जो रहती है उसकी, वो 5 योजन की हो गई, किंतु उसकी संख्या साइड में दी है, देखो चित्र में, ज्येष्ठ पाताल 4, मध्यम पाताल 4 और कनिष्ठ पाताल 1,000। 1,000 हाँ है ना, 1,000 टोटल बना करके दे दिया। अच्छा, तो 1,000 में से 500 बाहर के परिघ में है और 500 अंदर वाले परिघ में है, जो 2 डॉटेड लाइन दिख रही है। डॉटेड लाइन के वाला चित्र आपके सामने है क्या? हाँ, जहां पर हमने कल देखिए पाताल भी दिखाए थे, द्वीप भी दिखाए थे। कल मैं एब्सेंट थी इसके लिए। हाँ, तो इसका आसान उत्तर क्या है आपके प्रश्नों का? नहीं, मैंने किया ना, गो थ्रू किया अभी। नहीं 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 नहीं, अगर गो थ्रू किया है तो उसको और एक बार करना पड़ेगा, ओके ओके, क्योंकि समझने तक करना पड़ेगा, इतना डिटेल्स में बताया। आप देख लीजिए, फिर भी अगर नहीं समझता तो कभी भी मुझे पूछिए, फिर से चित्र लेकर के मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए। अर्चना दीदी, और कोई प्रश्न है आपका? चलिए, अंतिम 2 या 3 प्रश्न लूंगा मैं, आज आचार्य श्री नहीं आ रहे हैं, तो अपनी सभा यहीं पर पूर्ण होगी। जल्दी से अर्चना दीदी, आपको आवाज पहुंच रही है? आपने हैंडल्स नहीं निकाला, देखिए। नीना दोषी दीदी, पूछिए। भैया जी वंदना। हाँ भाई। हमारी लोक अनुप्रेक्षा चल रही है, तो फिर आज ये आहार पर्याप्ति ये कैसे आ गए उसमें? क्योंकि लोकानुप्रेक्षा में अब 134 नंबर की गाथा के बाद आचार्य भगवान पर्याप्ति की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आचार्य भगवान लोकानुप्रेक्षा में इस लोक में जीव कहाँ है ये उन्होंने बताया क्षेत्र की अपेक्षा से। अब वो जीवों का अलग तरीके से वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जीव समास में पर्याप्तक अपर्याप्तक ऐसे भेद किए थे, तो पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद बनने वाली जो पर्याप्ति है वो क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हम पहले उसको, उन गाथाओं को सीखने से पहले उसकी थियरी सीख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको सीखेंगे, फिर 134 से लेकर के आगे वाली गाथा कहेंगे, फिर प्राणों का वर्णन आएगा तो प्राण को सीखेंगे, फिर प्राण वाली गाथाओं को देखेंगे। हाँ। क्योंकि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जितनी गाथाएं हैं उन गाथाओं में उतना वर्णन नहीं है जितना गोमटसार जीवकांड में है, और मैं आप लोगों को जितना पर्याप्ति का ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं, जितना आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं उतना देने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो इसलिए पहले ये थियरी समझेंगे, फिर गाथा की तरफ जाएंगे, तो गाथा पढ़ते जाएंगे, आपको समझते जाएंगे।
हाँ 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 ठीक है। चलिए, हाँ और किसी को है ये प्रश्न? लोकानुप्रेक्षा में पर्याप्ति क्या कर रही है? लोकानुप्रेक्षा में जीव, और जीव मतलब जीव से संबंधित पर्याप्ति, प्राण, ये सारी चीजें चल रही है। पूर्णिमा दीदी, अंतिम प्रश्न बोलिए। भैया जी मुझे है ना तो गुरु लघु नाम कर्म की परिभाषा है, तो उसके अंदर उसकी चर्चा जिस करेंगे, कर्म क्योंकि अगुरु लघु बहुत जगह पर अलग अलग उसका विवक्षा कौन सी है, क्या है, कर्म नाम है, नाम गुण कर्म है। की अपेक्षा है, अब तो यहाँ पर उसके नहीं, अंदर अभी 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 उसका चर्चा नहीं चलेंगे, विषयांतर हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे प्रश्न भेज दीजिए, मैं भेज ले लूंगा उसको। ठीक है, चलिए। और किसी का प्रश्न है? रूबी दीदी, आपने भी हैंड रेज किया है। भैया जी मुझे अभी भी समझ नहीं आया। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, मतलब मेरे दिमाग में क्या चीज चल रही ना, वो क्वेश्चन नहीं आप दे रहा शब्दों को पकड़ था। करके कर रही हो, तो पहले उसको नहीं हटा नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, शब्दों की वजह से नहीं है, देखो मैंने आपको भेजा व्हाट्सएप पे ना, चलो देख देखो लेते हो, एक एक बार। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हम्म, शब्द की वजह से नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इन्हें कौन सा पर्याप्तक कहेंगे यदि गर्भ में कुछ हाँ अंग की लब्धियां नहीं मिली? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हाँ भाई, हाँ। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई तो पूछेगा। हम्म, अंगों की पूर्ति नहीं होना, मतलब और पूर्ति नहीं, वो उसको वो चीज मिली ही नहीं है, कि वो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो चलो, वो पूछना चाह रही हूँ मैं। आप इस प्रकार से कह रही हो कि कोई बच्चा जन्मा और उसको जन्म से ही आंख नहीं है। ठीक है, यही गर्भ आपको में पूछना है? आया, गर्भ मेरा, मैं ये कह रही हूँ कि जो गर्भ में आया लेकिन उसके पास वो शक्ति ही नहीं आई कि उसको आंख वाली चीज बने। ऐसा जीव गर्भ में आ ही नहीं सकता। गर्भ क्यों? में जीव तभी आएगा जब उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और पर्याप्त नाम कर्म का उदय है मतलब वो सारी शक्ति प्राप्त करेगा ही करेगा, नियम। तो शक्ति प्राप्त करेगा तो फिर तो बनेंगे, फिर तो अंग। बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? शक्ति प्राप्त करेगा तो बनेंगे, किंतु ठीक से बनेंगे, खराब बनेंगे, दोषपूर्ण बनेंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, मतलब द्रव्य तो बनेगा लेकिन उसमें वो शक्तियां, मतलब हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति बाकी करने की इतने सारे शक्ति नहीं कर्म है आएगी। ना, इतने सारे कर्म है ना। यानी कि वो एक्टिवनेस नहीं आएगी उसमें, वो द्रव्य बनेगा जरूर। बहुत कुछ हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, समझ गई, या जैसे अच्छे मान से लो ना बना हो। जैसे मान लो मेरे पास दो बच्चे हैं, एक एक बच्चे के पास स्किल है, दूसरे के पास स्किल नहीं है। दोनों को हमने हाँ मिट्टी हाँ के गोले दे दिए, और एक ने मिट्टी के गोले का बहुत सुंदर उसने आकार बना करके घर बना दिया, और दूसरा है उसने भी घर बनाने का प्रयास किया है, किंतु कुछ तो ओबड़ दोबड़, मतलब बताना पड़ रहा है भैया ये घर है करके। तो बन तो दोनों जगह बन गया, दोनों को घर ही कह रहे हैं, किंतु एक तो बहुत अपनी जगह से व्यवस्थित सुव्यवस्थित बन गया, और दूसरा है वो अव्यवस्थित बन गया। पर दोनों में बन तो गया, ये दोनों भी पर्याप्त नाम कर्म वाले ही उदाहरण है। अच्छा, और अगर जैसे मान लो किसी का जन्म तो हुआ, मतलब उसको सारे अंग वगैरह सब सही बन गए लेकिन उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो जन्म से जन्म पहले ही नहीं नहीं, एक मिनट, समाप्त हो जन्म गया, का मतलब आपको क्या कहना है? जन्म से क्या आपको अभिप्रेत है? मतलब दुनिया में नहीं आया, गर्भ में ही, मतलब गर्भ में ही मर वो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मान लो कोई दूसरे महीने में मर गया, कोई तीसरे महीने में मर गया। यहाँ पर हाँ। पर्याप्ति का काल अंतर मुहूर्त है, जब माँ को भी मालूम नहीं कि वो गर्भवती है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना सब लोग। माँ को भी वो गर्भवती है ये समझने के लिए कितना समय लगता है? उसके पहले ये हम्म। अंतर मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण होकर के काम चालू हो गया। अच्छा, तो फिर उसको कौन सा वाला बोलेंगे, जब ये बच्चा जैसे मतलब कोई जीव आया और मतलब जैसे वो विकलांग, कोई विकलांग अगर मान लीजिए, विकलांग अगर कोई पैदा हो रहा है, ऐसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, जन्म ही नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे, मतलब उसको कौन जिंदा सा वाला नहीं है, पर्याप्त आपको होगा? कहना है कि जिंदा नहीं है। वो मतलब जैसे गर्भ में ही, गर्भपात समझ लीजिए आप, हाँ, कि उसका गर्भपात है, अंदर गोला से है, ये पास सारी ही हो चीजें गया। है, गर्भपात है, गोला है, ये सारी चीजें है। फिर भी तो चूंकि वो गर्भजन्म है, चूंकि वो गर्भजन्म है, इसीलिए उस जीव को अंतर मुहूर्त से ज्यादा आयु है ही है। अंतर मुहूर्त कम से कम आयु है जिसमें वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, उसके बाद में शरीर बनाने का कार्य चालू करेगा। किंतु आयु उसकी पूर्ण हो जाएगी, उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई, यहाँ पर पर्याप्त नाम कर्म का काम, पर्याप्तियां पूर्ण कर ली, तो शक्ति पूर्ण कर ली। अब जाकर के जो शरीर की पूर्णता करनी है, जिसका कार्य है, वो कार्य की हाँ पूर्ति होने से पहले ही, जैसे मान लो कि 3 महीने के पश्चात कुछ अवयव थोड़े बहुत बनना चालू होते हैं, 5 महीने के बाद कुछ तो दिखते हैं, हाथ पांव, या फिर मान लो 7वें महीने के बाद में और कुछ दिखते हैं। तो वो वाली चीज होने से पहले, अगर पहले महीने में ही अगर वो मर गया,
वहां पर गर्भपात की जैसे आप अवस्था कह रहे हो, तो वहां पर क्या हाँ होगा, हाँ भाई शरीर बनाने की शक्ति तो पूर्ण कर दी थी, किंतु शरीर पूर्ण होने से पहले ही, कार्य की पूर्ति होने से पहले ही, या तो वह अकस्मात मर गया या फिर आयु पूर्ण करके मर गया। तो उसको कौन सा वाला बोलेंगे पर्याप्तक, मतलब कौन सा निर्वर्त्य नियम से पर्याप्तक? पर्याप्तक, नियम से पर्याप्तक। पर्याप्तक क्या है, शक्ति की पूर्णता या अपूर्णता, कार्य की पूर्ण अपूर्णता नहीं है, शक्ति की पूर्णता अपूर्णता को पर्याप्तक उपलब्ध पर्याप्तक कहा। हाँ ठीक है, ठीक है, यही समझना था मुझे। हाँ जी। जी। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।